नमस्ते विवेक सर, कैसे हैं आप? बस आपकी दुआएं हैं। अभी मैं देख रहा था आपका आउटलुक का एक आर्टिकल आया है जिसमें आपको थ्रेट्स मिल रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स, आपकी लेटेस्ट मूवी 11 मार्च को रिलीज़ हो रही है। जी जी जी। तो किस तरीके के थ्रेट्स, क्या, क्यों आ रहे हैं, क्यों लग रहा है आपको इतना विशियस अटैक्स हो रहे हैं आपके ऊपर? नहीं देखिए, दो तीन अलग तरह के अटैक हैं। एक है तो जो हमेशा करते रहते हैं। और ट्रोलिंग जिसको बोलते हैं। हाँ, वो यानी ट्रोलिंग से मैं ट्रोल्स की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ट्रोल्स जो है ना, वो आज की तारीख में सब ही झूठ बोल रहे हैं। हाँ। मीडिया झूठ बोल रहा है, पॉलिटिशियंस झूठ बोल रहे हैं, फिल्म मेकर झूठ बोल रहे हैं, हिस्टोरियन सभी झूठ बोल रहे हैं। इवन जो कहते हैं कि हम झूठ का पर्दाफाश करते हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं। तो सच कौन बोल रहा है? सिर्फ ट्रोल्स सच बोल रहे हैं। और चूंकि वो सच इतना घिनौना और कड़वा होता है, इसलिए ट्रोल्स को लोग बुरा मानते हैं। तो मैंने तो एक आर्टिकल भी लिखा था बहुत पहले, ट्रोल्स को कई कैटेगरीज में बांट के अच्छा। उनकी बड़ी बड़ाई में लिखा था। लेकिन वो ट्रोल्स को मैं हैंडल कर सकता हूँ। एक तो वो है जो रेगुलरली गाली गलौज करते हैं, तो एक वो हो गया। एक है पॉलिटिकल टाइप के। अब हो सकता है उसमें कोई फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का हो, कोई जो है वो उद्धव की पार्टी का, कोई तो अलग अलग लोग हैं। तीसरे जो हैं वो दे मीन यू हार्म, दे देमसेल्व्स कांट हार्म। मतलब वो खुद आपको हार्म नहीं कर सकते, पर वो आपको चाहते हैं किसी तरह से आपको चोट पहुंचे। वो थोड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो जब 5-6 खुराफाती लोग मिल जाएं, जैसे कोविड में बड़े एक्टिव हो गए थे। लेकिन जिस तरह का अभी मुझे थ्रेट्स आ रहे थे, वो संभव ही नहीं अगर उसके पीछे कोई एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल या कोई पावर नहीं हो, सेंटर नहीं हो उसके पीछे, तो नहीं है। क्योंकि जब लोग आपके मूवमेंट के बारे में बात करने लगे तो बात थोड़ी चिंता की हो जाती है। ट्रोल्स और ये सब लोग आपके मूवमेंट के बारे में बात नहीं करते हैं। तो देन आई गॉट लिटिल वरिड एंड देयर वर लॉट्स ऑफ बॉट्स, जो कि पाकिस्तानी चाइनीज बॉट्स हैं। पहले भी मेरे साथ हो चुका है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो साइबर पुलिस है, वो मेरे घर भी आई थी, बड़ी मैंने मेरे को इंटिमिडेट भी किया था उन्होंने बहुत। लेकिन फिर जब बाद में उनसे लंबी बातचीत हुई, तो जो उनकी चीफ थी वो मेरी फैन ही निकल गई बाद में। अच्छा। हाँ, तो उनने कहा अब मजबूरी है, क्या करें। जो ऊपर लीडर्स लोग हैं उनने कहा है आपको एक साथ ऐसा करने का, पर आप अगर मेरी राय माने तो आप अपने सारे सबको अनफॉलो कर दीजिए, सब जीरो जीरो कर लीजिए। फिर जब आपके नए फॉलोअर्स हैं तो आपको ये धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कौन से उसमें पाकिस्तानी बॉट्स हैं, कौन से नहीं। और मेरा अकाउंट में बहुत बॉट्स, बहुत मूवमेंट रहता है उनका। अच्छा। तो इसलिए ये थ्रेट की सारा था। तो मैंने फिर अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया। आई सेड पहले तो वो बॉट्स हट जाए 2-3 दिन में, फिर ट्रोल्स भी थोड़ा उनका ध्यान इधर उधर हो जाए, सो दैट वी नो कि हु आर द पीपल हु आर परसिस्टेंट अबाउट इट। हाँ, मुझे लगा कि आपका सस्पेंड हो गया है अकाउंट या कुछ। नहीं, मैं ऐसा कुछ लिखता नहीं हूँ कि कोई सस्पेंड करे मेरा अकाउंट। वैसे कंट्रोवर्सी होती रहती है। तो ये कश्मीर फाइल्स बनाने का जो आइडिया आया, ये, या इंस्पिरेशन कहूँगा, आइडिया तो मतलब होगा ही, लेकिन एक उसके लिए बहुत एफर्ट लगता है, मूवी ऐसे ही नहीं बनती है। तो आपने जितना मतलब अपना टाइम, पैसा, सब कुछ मेहनत इन्वेस्ट किया है इसमें, तो क्या इंस्पिरेशन था, क्या सोचा कि भाई ये तो अब मेरे को इस पे बनानी ही है? मैं ईमानदारी से अगर बोलूँ सत्य, तो कोई ऐसा मेरे दिमाग में था नहीं कि मुझे कश्मीर के ऊपर फिल्म बनानी है। क्योंकि मुझे पता था कि ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। यानी अब देखिए, ठीक है तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, वो सब अपनी जगह है, तो साथ साथ में चलें लोग। वो तो होता नहीं है, सब चाहते हैं इस पे बना दो, उस पे बना दो, और मैं धीरे धीरे ये हो जाए कि मुझे घर बेचना पड़े अपने एक दिन सड़क में, उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन उससे फिर फ़ायदा क्या होगा? जो लोग कहते हैं कि हाँ चलो हम तुम्हारे साथ हैं, वो सिनेमा हॉल में तो आते नहीं फिर टिकट खरीद के। अगर आते होते तो ताशकंद फाइल्स सबसे बड़ी हिट थी लास्ट ईयर की, पर वो 100 करोड़ का धंधा नहीं किया उसने। राइट? इतना ऐसा लगता है कि एक इकोसिस्टम है, जो आप करेंगे तो बवाल हो जाएगा, वैसा होता नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। पर हुआ क्या कि मैं एक बार अमेरिका में बाय चांस ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के जो को फाउंडर हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कौल, वो मुझे ह्यूस्टन में मिले। बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, बड़े इज्जत है उनकी दुनिया समाज में। तो उन्होंने मुझसे कहा, विवेक जी आप हमारे कश्मीरी पंडितों के प्रॉब्लम पे कुछ क्यों नहीं बनाते हैं? मैंने कहा अरे आपके यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि आप लोग की कोई इमेजरी ही नहीं है। तो जैसे सिख राइट्स हुए तो दिख रहा है कोई सरदार जल रहा है, या भोपाल में गैस कांड हुआ तो एक बच्चा गड़ा हुआ है, उसकी आंखें निकली हुई हैं। गुजरात में जब राइट्स हुए तो उसमें एक वो फोटो झूठी थी, हालांकि मिड डे का वो जर्नलिस्ट ही था। जो भी है, झूठी हो चाहे सच्ची हो, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट की फोटो है, इवन इमरजेंसी तक की फोटो है, तो आप उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर रहे हैं तो उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो चीज दिखती है आप उसको समझते हैं। लेकिन कश्मीरी पंडित जेनोसाइड में कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा एक तो आपकी इमेजरी नहीं, नंबर 1, और दूसरा ये है कि ये डॉक्यूमेंट्री वगैरह आप बनाएंगे तो कौन देखेगा इसको, आप ही लोग देख लेंगे, क्या फायदा होगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड नहीं था उस वक्त, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने कहा विवेक जी, अगर आप भी ऐसा सोच लेंगे तो फिर हमारे बारे में तो कोई बचा ही नहीं, कभी हमारे पे कभी कोई हमारी फिल्म नहीं बनेगी। ज्यूज ने कभी दुनिया को भूलने ही नहीं दिया उनके साथ क्या हुआ। सिख मैसेकर में सिखों ने कभी भूलने ही नहीं दिया उनके साथ क्या हुआ। कभी किसी मुस्लिम पे कुछ हो जाता है, वो दुनिया को भूलने ही नहीं देते उनके साथ क्या हुआ। पर क्या कारण है कि ये होलोकॉस्ट के बाद जो कि ज्यूज के साथ हुआ, जो कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड है, वो विश्व का एक सबसे दर्दनाक ह्यूमन वाकया है, पर उसके बारे में हिंदुस्तानियों को ही नहीं पता है। ऐसा कैसे संभव है? इसलिए क्योंकि किसी ने वो कहानी सुनाई नहीं। तो वो उनने बस इतना बोला, विवेक जी अगर आप भी नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो मैं ये वहां से निकल गया। फिर जब मैं फ्लाइट में वापस आ रहा था तो मैं काफ़ी सोचा मैंने उस विषय में, और आते ही साथ इंडिया में फिर मैंने रिसर्च काफ़ी किया, और मुझे ये समझ में आया कि कश्मीर को लेके जो भी आज तक बात हुई है। ये कब की बात है जब आपकी बात? ये सन 2018 की बात है। 2000 शुरू के 18 के शुरू की बात है। यानी अभी 4 साल हो गए, बल्कि 4 साल से थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। तो और आते ही साथ मैं लैंड किया, और मैंने उतरते ही साथ फ़ोन जब चालू हो जाता है, एक आध फ़ोन ड्राइवर आए वो के, फिर मेरे दिमाग में घूम रहा था बहुत वो। क्या आपसे इतनी उम्मीदें हैं लोगों को भी? अब मेरे से उम्मीद तो ठीक है, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ऐसा क्यों नहीं बनाया जब इस सब्जेक्ट में इतनी जान है। तो एक फिल्म मेकर के लिए तो स्टोरी बैठी हुई है ना, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि कश्मीर को लेकर जो भी बात हुई है, जो भी नैरेटिव है, वो सारा पॉलिटिकल है। आप भी जो भी जानते हैं कश्मीर के बारे में, वही जानते हैं जो आपको पॉलिटिशियंस ने या मीडिया ने बोला है। उसके अलावा आपके पास तीसरी कोई जानकारी नहीं है। करेक्ट? तो मैंने कहा इसका जो ह्यूमन साइड है, जो ज्यूज ने किया, जो शिंडलर्स लिस्ट में किया, कैटिन में किया, 50 फिल्में बनी है, उसमें पियानिस्ट में, तमाम फिल्मों में किया है, तो वो हमने कभी किया ही नहीं है। हम जो देखते हैं वो हर समय पॉलिटिकल बात कि ये हुआ था, नहीं 4000 नहीं मरे थे, नहीं 219 मरे थे, नहीं तुम ये हो, तू मैं करके हमने उसको इतना ट्रिविलाइज कर दिया कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता इस सब्जेक्ट से। लेकिन ये जो इस्लामिक टेररिज्म है, मैं ये वर्ड ज्यादा यूज कर नहीं रहा था, पर अभी मैं कुछ एक दिनों से इसको इसलिए यूज कर रहा हूं, इस्लामिक टेररिज्म, क्योंकि वो इस्लामिक टेररिज्म के ही कारण हुआ है। तुम मुसलमान बन जाओ या भाग जाओ या मर जाओ, ये तो इस्लामिक टेररिज्म है ना, इसका तो और कोई रूप नहीं है। अगर इस्लामिक टेररिज्म नहीं था तो वो सरकारी बिल्डिंगों से या मीडिया हाउसेस से या किसी रेस्टोरेंट से लाउड स्पीकर क्यों नहीं बोल रहे थे? वो मॉस्क, मस्जिदों से ही क्यों बोल रहे थे? राइट? और तो कहीं से वो आवाज नहीं उठी, और लोगों को मारने वाले सारे मजहब के ही नाम पे मार रहे थे। करेक्ट? तो मैंने कहा इसका एक दूसरा एंगल है ह्यूमन स्टोरी जो है। पर ह्यूमन स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि ह्यूमैनिटी कितनी अच्छी होती है। ह्यूमैनिटी कितनी अच्छी होती नहीं होती है मैंने देखा ही नहीं। मैंने अच्छी ह्यूमैनिटी आज तक देखी नहीं है। मैं इस विश्व में इतने सालों से हूं, यानी 50 लगभग 5 डिकेड्स होने आ गए, मैंने कभी अच्छी ह्यूमैनिटी देखी नहीं। मुझे जो लोग कहते हैं ह्यूमैनिटी, उसका रूप मैंने देखा नहीं। मैंने तो लोगों को एक दूसरे का बुरा करते हुए ही, एक दूसरे को गाली देते ही हुए, दूसरे से जलन से भरे हुए, और एक दिन विश्व के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जब कहीं वॉर ना हो रहा हो, जहां पे कत्लेआम अब भी राइट ना हो। अगर आप चेक करें विश्व में कहीं ना कहीं कोई किसी को मार रहा होगा और बाकी दुनिया चुप बैठी होगी। क्योंकि जब ये इनह्यूमन ट्रेजेडीज होती हैं, पॉलिटिशियंस और मीडिया उसको कैप्चर कर लेते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, तो ह्यूमन स्टोरी पीछे खो जाती है। तो मैंने कहा क्या यह संभव है कि इसकी ह्यूमन स्टोरी बनाई जाए और लोगों को बताया जाए कि ह्यूमैनिटी जब होती है तब क्या होता है? मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं सोच भी नहीं सकता कि ह्यूमैनिटी होती है तब क्या होता है। लेकिन यह मुझे समझ में आ गया कि जब ह्यूमैनिटी नहीं होती है तब क्या होता है। राइट? जब इनह्यूमैनिटी सवार हो जाती है तब क्या होता है। तो ये फिल्म, उसके बाद फिर मैंने कहा, तब तक ये नहीं सोचा था कि फीचर फिल्म बनाएगी, डॉक्यूमेंट्री बनाए। तो फिर मैंने और पल्लवी ने ये कहा कि यार हम जो ये फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स हैं, ज्यूज के साथ जब होलोकॉस्ट खत्म हुआ
तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक वॉर ट्रिब्यूनल बनाया और उसमें जितने लोगों के साथ अत्याचार हुआ था उनको वीडियो के सामने बैठा दिया, कुछ बोला नहीं, कैमरा रख दिया, कहने बस अपनी कहानी बताओ, हमें मतलब नहीं सही है गलत है झूठ है क्या, हमें चेक भी नहीं करनी, तुम बस बताते जाओ सब लोग। उनको रिकॉर्ड कर लिया, दुनिया भर में उन्होंने होलोकॉस्ट म्यूजियम खोल दिए, मैं अभी 4 में होकर आया हूँ अमेरिका, सब जगह उन्होंने खोल दिए, उसको ज्यूज लोगों ने ही फंड किया हुआ है। वो मैं बिल्कुल डाउट नहीं कर पा, मैं ये कह रहा हूं उन्होंने पूरा नैरेटिव टेक ओवर कर लिया, उन्होंने पॉलिटिशियंस और मीडिया के हाथ में जाने ही नहीं दिया और सिर्फ अपनी दर्द भरी कहानी कि इंसान के साथ क्या किया नाज़ियों ने वो उन्होंने बताया लोगों को। और जितनी ये फिल्में आप देखेंगे ज्यूज की, होलोकॉस्ट की, उसमें पॉलिटिक्स नहीं है कभी कि हिटलर की पॉलिटिक्स क्या थी उस वक्त, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स क्या थी, दुनिया ह्यूमन एंगल है उसमें, सिर्फ ह्यूमन स्टोरी है कि इनह्यूमैनिटी क्या होती है। सो दैट्स व्हाट आई ट्राइड टू डू। फिर तो हमने कहा कि जितने फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स हैं, मतलब जिनकी माँ को काट के जेलम में फेंक दिया, जिनके पिताजी के 50 टुकड़े करके झोली में बोरी में बांध के उनके घर के सामने फेंक दिया, इस तरह के जो फर्स्ट जनरेशन जिनके साथ हुआ, जिनकी फैमिली में हुआ, क्या यह संभव है कि गवर्नमेंट ने नहीं किया तो हम एक ट्रिब्यूनल बनाए का, जेनोसाइड ट्रिब्यूनल, कश्मीर जेनोसाइड ट्रिब्यूनल, और उसके तहत जितने वॉर क्राइम्स के पीड़ित लोग हैं उनकी पूरी स्टोरी रिकॉर्ड करें। और फिर हमने वो मुहिम चालू की और लगभग 1-1.5 साल तक हम लोग जहां विश्व में फैले हुए हैं, चाहे हम अमेरिका में किया, यूके में किया, हमारे साउथ अफ्रीका में जो है बहुत ही सक्सेसफुल कम्युनिटी है, मतलब देखो आप, वो भी बताता हूं आपको, मैं उस पे आता हूं। तो हमने इन सब जम्मू में, बंबई में, पुणे, जहां भी फैले हुए हैं, तो ऐसे करीब 600-700 लोगों का, 700 प्लस लोगों का हमने वीडियो टेस्टिमोनियल से उनके घर जाके किया, उन्हें कहीं बुलाया नहीं, हम उनके घर गए, उनके साथ खाना खाया, उनको ओपन अप होने में भी बहुत टाइम लगा। वो जब टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड हो गए तो फिर हमने उनको ऑथेंटिकेट किया, मतलब अगर 100 लोगों ने कुछ बोला तो उसके बीच के कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, वेन डायग्राम में जो कॉमन ओवरलैप सबसेट होता है, तो वो निकाला। फिर उसको हमने इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज से वेरीफाई किया। फिर जो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जगमोहन जी, उस वक्त के डिविजनल कमिश्नर बायका जी जो जम्मू में है, तो इस तरह पुलिस ऑफिसर्स, आईजीज, उन सब के साथ बातचीत करके फाइनली वी फाउंड द मीट ऑफ द स्टोरी और फिर उसको हमने वीव करके एक टाइमलाइन में फिल्म बनाई है। तो ये जो मिलने का जो कहानियां हैं, 600-700 लोग, बहुत मतलब मेहनत का काम है। 700 लोगों के टेस्टिमोनियल्स, अगर आप वैसे भी, मैं चाहूँगा कि अगर कभी फ्यूचर में हो तो आप उसको भी एक पब्लिश करें कहीं पे, क्या उसका भी कोई प्रोजेक्ट है आपके दिमाग में? मैं उसका सोच रहा हूँ, कुछ करूँगा। एक हमने उसका एक कंसाइज 20 मिनट का बनाया था जो अभी अमेरिका में कई जगह सेनेटर्स और कांग्रेसमैन को भी दिखाया, पर उसका मैं सोच रहा हूँ वो सारे, क्योंकि वो तो $1 मिलियन चीज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए था, वो काम किया है, तो उसको वीव करके एक वेब सीरीज उसकी मैं बनाऊंगा ये फिल्म के रिलीज के बाद। तो कौन सी ऐसी स्टोरीज थी जो आपको लगा कि यहाँ तो मतलब अति हो गई, जो आपके दिल को, मतलब सब सारी ही ऐसी थी, लेकिन ही ऐसी थी, कुछ होता है कि हाँ यार इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? हाँ, पर मैं चाहता हूँ कि लोग फिल्म देखें और अपने आप समझेंगे। अभी मैं बोलूँगा तो फिर वो आप सेकंड हैंड फिल्म देखेंगे, यानी आप विंडो शॉपिंग करेंगे, आपको पहले से पता होगा इसके अंदर क्या है। लेकिन एक कहानी जिसने पूरी फिल्म का प्रेरणा स्रोत बनी, जो कहानी, वो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि सब लोग समझ जाएंगे, लेकिन एक लड़का समझिए जो 4-5 साल का है, उसके पिताजी उसको अपनी नानी के पास छोड़ते हैं और कहते हैं कि मैं बस जा रहा हूँ कुछ काम से, अभी आता हूँ शाम को, बहन और भाई को, और फिर वो लौट के भी नहीं आते कभी। और उसके बाद उनके घर कोई पता पूछने आता है कि वो कहाँ है, आपको पता है क्या? तो कहती नहीं वो तो आए नहीं है, तुम ही ढूंढ लो। उनका दोस्त आता है, एक मुस्लिम दोस्त आता है, तुम ढूंढाओ बेटा। तो कहता है वो मिल नहीं रहे हमको, आपको पता चले तो आप बताना। और वो निकल जाता है, वो खिड़की से देखती है तो उन्हीं का स्कूटर चला रहा था, बच्चों के पिताजी का। और तो जब पता चला कि उनको वो डिसअपियर हो गए हैं और कत्लेआम हो गया है, तो वो नानी उन बच्चों को लेके वहाँ से निकल गई और उन बच्चों को कभी बताया नहीं उनके साथ क्या हुआ, स्पेशली था लड़के का। और वो पूना पढ़ने आ गया, और जब वो 18-19 साल का था तब एक दिन उसने अपनी बहन की ड्रॉर खोली, एक पेपर कटिंग कुछ मिली, तब उसको समझ में आया उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। कश्मीर जेनोसाइड का ही सबसे भयावह किस्सा है। तब मुझे ये लगा कि अगर आप
18, और नानी ने उसको पता नहीं लगने दिया था। उन्होंने बोला था तुम्हारे पेरेंट थाईलैंड गए थे, वहाँ शायद एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, वो भी थोड़ा बड़ा होने के बाद। तो बच्चे इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो सकता है एक्सीडेंट हो गया, मैं अनलकी हूँ। लेकिन जब उसको पता चला तब उसकी पे क्या बीती होगी। मुझे इस तरह की चीज़ें ज़्यादा टच करती हैं। देखिए, एक हादसा हुआ, उसमें कई लोग मर गए, लेकिन उसके बाद हमने कितनी इनजस्टिस की बचे हुए लोगों के साथ, वो ज़्यादा दर्दनाक कहानी होती है। तो उसने मुझे झंझोर के रख दिया, और वही फिल्म का प्रेरणा स्रोत है, वही फिल्म का सूत्रधार भी है। ट्रेलर देख रहा था मैं अभी, बहुत पावरफुल ट्रेलर है। मुझे नहीं लगता कि पिछले कई सालों में इतना पावरफुल ट्रेलर और सिनेमैटिक जो एक्सपीरियंस है, जो विजुअल्स हैं और जो एक्टिंग है एक एक कैरेक्टर का, वंडरफुल। तो मैं, एक तो आपका प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया है, एटलीस्ट ट्रेलर से लग रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है सभी ने। तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा। ये इस तरीके की जो कहानियाँ आपने, ताशकंद फाइल बनाया, कश्मीर का अभी नया मूवी आ रहा है, उससे पहले बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, और उस पर तो आपने पुस्तक भी लिखी जी। तो पहले जो आप मूवी बनाते थे जैसे हेट स्टोरी, चॉकलेट, वो सब, और उसके बाद जो अभी का पीरियड है पिछले 6-7 साल से, क्या आप में ये आया कि अब मुझे थोड़ा इस तरीके का सिनेमा मेरे को बनाना है, इस तरीके की कहानियाँ मेरे को बतानी है लोगों को? तो वो क्या चेंज था जो आपके इसमें करियर में, या आपने सोचा कि अब मेरे को इस तरीके की कहानियाँ बतानी है लोगों को? उसमें देखो 2-3 चीज़ें मिक्स होती हैं। कभी भी कोई चीज़ आपके जीवन में जब एकदम 180 डिग्रीज परिवर्तन होता है, तो वो कभी भी ओवरनाइट नहीं होता है। हमें लगता है ओवरनाइट है, लेकिन ओवरनाइट नहीं होता है। कई लोग कहते हैं मैं सुबह उठा और मैंने शराब पीनी छोड़ दिया, सिगरेट पीनी छोड़ दी। वो नहीं होता है। बहुत दिनों से आपके दिमाग में चल रहा होता है, सबकॉन्शियस में बैठता है, और जब आपका माइंड रिजॉल्व कर लेता है उसको, और आपके माइंड को समझ में आ जाता है, बॉडी और माइंड में सिंक हो जाता है, तब आप छोड़ते हैं। तो हुआ क्या, देखिए, आप पता नहीं मेरा बैकग्राउंड जानते हैं कि नहीं जानते, मैं बड़ा यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव था। अच्छा। जी, और मैं बहुत एक्टिव था, और मैं पहले तो कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट लोगों के साथ जुड़ा, और धीरे धीरे वो लेफ्ट आप नैक्सलिज्म पे ही पहुंच जाते हैं। वो सारे आज जो नारे लगाते हैं सब ये लोग, वो सब नैक्सलिज्म के हैं एक्चुअली, कम्युनिस्ट लोगों के नहीं है। कम्युनिस्ट लोगों का तो हम देखेंगे है फैज़, पर ये फैज़ वाला नहीं करते हैं। ये जो आज़ादी के हैं, तुम भी बोलो आज़ादी और संघवाद से आज़ादी, ये सब नक्सल लोगों के हैं। क्योंकि उनकी बीट भी अगर देखें तो वो फोकस है बस तरस, बिल्कुल आदिवासियों वाली बीट पे है। सही कह रहे हो। तो जब मैं फिर एडवर्टाइजिंग में चला गया, हार्वर्ड गया, पढ़ने गया वहाँ पे, मैंने कोर्स किया ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में। फिर वहाँ वर्ल्ड की नंबर 1 एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन की। फिर इंडिया में आया तो जो मैंने कोक, जिलेट, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स की, तो वो दुनिया ही एकदम अलग थी जहाँ पे ग्रीड मेन मुद्दा होता है। यानी तो मैं वहाँ से ही शुरुआत करता हूँ कि जो वहाँ से एडवर्टाइजमेंट में से आप फिल्मी दुनिया में क्यों आए? एक्चुअली इसका भी एक कोइंसिडेंस है। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था मैं फिल्म मेकर बनूंगा। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं टीचर का बेटा हूँ, तो एम्बिशन फिल्म मेकर का तो हो ही नहीं सकता था। ये अलग बात है, आप शीशे के सामने खड़े होकर सोचते हो कि एक दिन मैं भी हीरो बनूंगा, तो सभी का अमिताभ बच्चन की तरह हेयर स्टाइल करके आप भी बन रहे हो। तो बन गया मुरारी हीरो, वैसी वाली चला मुरारी हीरो बनने। लेकिन तो मैं एड फिल्म्स बनाने लगा था। फिर बाद में बहुत बॉम्बे में मेरे को बहुत अवार्ड्स मिले, तो मैं बहुत बिजी हो गया, बहुत एड फिल्म्स बना रहा था। तो एक दिन बाय चांस मुझे जी के कुछ लोग मिले थे। तब जी नया नया था और बड़े सस्ते सस्ते सीरियल बनाते थे और सब कहते थे बड़े बेकार क्वालिटी हैं। तो उन्होंने बोला कि यार तुम क्यों नहीं हमारे लिए कुछ काम करते हो, थोड़ी क्वालिटी इंक्रीज कर दो। मैंने कहा तुम लोग पैसे ऐसे देते नहीं और मेरे को टीवी समझ में भी नहीं आता है कुछ। तो बोले नहीं, हम तो आप जो बोलोगे दे देंगे, उतने नहीं दे पाएंगे लेकिन कुछ दे देंगे, थोड़ी हमारी हेल्प कर दो। तो मैंने वहाँ शुरू किया। तो शुरुआत हुई धीरे धीरे। तो मैं पहला व्यक्ति था पूरे हिंदुस्तान में। तो मैंने कहा कि ये सब मैं नहीं बनाऊंगा, ये जो आप रोज चलता है मैं बनाऊंगा। तो एक फिक्स चीज़ शुरू हुई, ख़त्म हुई। तो कहने क्या करोगे? मैंने कहा पूरे वर्ल्ड में टेलीफिल्म्स बनती हैं, तो आप टेलीफिल्म बनाता हूँ। तो उसमें तो उन लोगों ने कहा कि भाई तुम नई लिख के लाओगे तो उसमें हम किसको पता वो सही है कि गलत है। तो जो बनी बनाई हॉलीवुड की फिल्में हैं या जो बड़े फेमस नॉवेल्स हैं
वो भी पॉपुलर कमर्शियली हिट नॉवेल्स, उनकी कहानी उठा लो और कुछ बना लो। और देखिए उस वक्त सारा मुद्दा ही ग्रीड का, ग्रीड मैं जानबूझ के शब्द कर रहा हूँ, कैपिटलिज्म में आपसे अगर कोई बोले हाँ ऐसा कर लो, शॉर्टकट है वहां से कर लो, ये कर लो, तो ग्रीड आपको मोटिवेट करती है जाने के लिए, क्योंकि ग्रीड आपकी लाइफ की वैल्यू है। तो जैसे ब्रांड्स होते हैं, अगर उन्हें ब्रांड्स की कोई धर्म नहीं, कोई नेशनैलिटी नहीं, कोई वैल्यूज नहीं, पैसा कमाना है, बातें एथिक्स की करते हैं। अगर दुनिया चेंज हो जाए, अभी विशाखा गाइडलाइन है, अगर कोई बोलते नहीं विशाखा गाइडलाइन नहीं होगी और सारी जितनी औरतें हैं दुनिया की उनको ऑप्रेस करना है, उससे बहुत पैसा मिलता है, वो सब बदल के वो करने लगेंगे। मैं सच बता रहा हूं आपको, ऐसे दुनिया में एग्जाम्पल्स भी हैं जहां वैल्यूज चेंज हुई हैं। तो उसके पीछे मैं भाग रहा था, तो उसमें मैंने एक बड़ा फेमस नॉवल है, नाम नहीं लूंगा, तो उसके ऊपर मैंने बनाया सिकंदर नाम से। अच्छा। फिर वो कुमार गौरव थे, उसमें बड़ा हिट हो गया, बड़ा चला, तो जी वालों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो उन्होंने कहा आप और पैसा ले लो। तब एक फिल्म आई थी यूजुअल सस्पेक्ट्स, जो कल्ट फिल्म है अपने आप में, एक मतलब दुनिया की कल्ट फिल्म है वो। तो कहने लगे, उस वक्त उसका बड़ा नाम हो गया था, तो उन्होंने बोला अब इसके ऊपर बना दो, स्विट्जरलैंड वगैरह जाकर शूट करो, लगे बड़ा बड़ा। तो मैंने वो वहाँ जाकर शूट किया। तो उसको देख के एक कोई प्रोड्यूसर थी लंदन में, तो कुछ 2-3 औरतें लंदन में थी, उनने देखा तो बोली हमको इस बंदे के साथ यही चीज फीचर फिल्म बनानी है। अच्छा। तो मैं एक दिन एक एड फिल्म शूट कर रहा था, तो किसी ने बोला मिलना चाहती हैं, मिलने गया, उन्होंने बोला आप हमको अगर 1-2 स्टार ले आओ इसमें तो आप ये फिल्म बनाइए हमारे लिए। और कुछ किस्मत ऐसी थी, मैं बाहर निकला वहां से तो मुझे अरशद वारसी मिल गया सामने ही। कहना क्या चल रहा है ब्रो एंड ऑल दैट, मैंने कुछ नहीं यार। तो उसने मुन्ना भाई MBBS की थी। अच्छा। लेकिन उसको कुछ काम नहीं मिल रहा था उसके बाद, यानी कुछ ऐसा काम नहीं था। तो मैंने कहा घर आ जा, चल ऊपर आ। ऊपर आया, मैंने उसे 10-15 मिनट लैपटॉप पे कुछ दिखाया, मैंने कहा ऐसा कुछ यार बनाने का चल रही है बातचीत, करोगे क्या? कहता देखा, कहता हाँ करूंगा। और फिर उसके बाद अगले दिन मैं था तो मुझे सुनील शेट्टी का मैनेजर मिल गया। कहना सर, अन्ना बोलते हैं उनको सब, कहने लगे अन्ना के लिए सर कोई प्रोजेक्ट हो तो बताओ। अरे मैंने हो क्या, मेरे से एक प्रोड्यूसर ने ऐसा बोला है। कहता अभी चलोगे? मैंने कहा चलो। मैं गया, उनने देखा 15 मिनट में वो ओके हो गया, तो फिल्म चालू हो गई वहां से। तो कुछ सोचा नहीं था क्या बनाएंगे। इरफान भी था ना? इरफान भी था जी। इरफान को एक्चुअली तीसरा बंदा इरफान ही मैंने साइन किया था। एक कहीं कॉफी शॉप में मिले इरफान को, तो मैंने कुछ बताया भी नहीं। मैंने कहा ये फिल्म है, कहता उसमें कौन सा रोल मुझे करना है। तो मैंने कहा तू चुन ले जो भी तेरे को करना है। तो पहले तो उसने दूसरा, बाद में उसको थोड़ा लालच आ गया, तो उसने बोला नहीं यार मैं वो करूंगा, लंगड़े वाला रोल करूंगा, वो जो उसमें था यूजुअल सस्पेक्ट्स, केविन स्पेसी। हाँ केविन स्पेसी। तो एनीवे, तो वो जब फिल्म बनी मुझे कुछ पता ही नहीं था कैसे क्या होता है, फिल्म का दुनिया क्या है। अच्छा, वो पहला इतना बड़ा कि स्टार्स के साथ एकदम से ये हो गया। अच्छा, मेरी नजर में वो स्टार्स नहीं थे। हाँ, आप तो खैर बात करते रहते होगे, मिलते रहते होगे। नहीं, ऐसा भी नहीं था, अनिल कपूर वगैरह से कहाँ मिलते थे। अच्छा। लेकिन जब एड फिल्म जो बनाते हैं ना, अब चेंज हो गया, पर उस वक्त में एड फिल्म वाले अपने को बड़ा सुपीरियर समझते थे। ओह अच्छा। हाँ। और बोला जाता था अरे ये फिल्मी लोग। आप इतना डिस्क्रिमिनेट करते थे आप? इतना ज्यादा अपने आप को मतलब हाई क्वालिटी समझते? उनको कोई मुंह ही नहीं लगे, इनको कुछ आता जाता नहीं, घटिया फिल्में बनाते हैं। और गोविंदा वगैरह का जमाना था। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी जो प्रोडक्शन मैनेजर थी वो पल्लवी की बड़ी जिगरी दोस्त थी। तो वो, मैं बैंड्रा में रहता था, तो पल्लवी माहिम तो रास्ते में ही पड़ता, सीधी रोड पे। तो मैं कई बार उसे लिफ्ट देता था, तो मुझसे कहती थी आ जाओ ना यार, बड़ी अच्छी एक्टर है पल्लवी, मैं तुम्हें मिलाती हूँ उससे, यहीं सामने ही घर है। तो मैं, अरे मैं ये नहीं मिलता फिल्मी लोगों से। ऐसा मैं उसको बोला इतनी बार। फिर एक दिन पार्टी थी, तो ऊपर तो मैं 1-2 फ्लोर लिफ्ट में, मैंने कहा नहीं यार सब फिल्मी लोग होंगे, मैं नीचे उतर के चला। मेरी पल्लवी से मुलाकात ही नहीं हुई, जो मिलवा रही थी लड़की मुझे। पल्लवी से मेरी मुलाकात अचानक, मैं अपने एडवर्टाइजिंग के दोस्तों के साथ एक रॉक कॉन्सर्ट में किया था, और वो अपने फिल्मी दोस्तों के साथ आई थी। और कुछ ऐसा हुआ कि लाइन में जब मैं खड़ा था, मेरे आगे ही पल्लवी खड़ी हुई थी अंदर जाने की। वो पलटी, उसने मुझे देखा, तो मैं तो पहचान गया, वो तो नहीं पहचानती थी मुझे। तभी वो प्रोडक्शन में आई, उसने हम दोनों को इंट्रोड्यूस कराया, और बस उसके बाद देखिए अब 2 बच्चे हैं हमारे। 25 साल हो गए शादी को। तो पर जब मैंने वो बनाई चॉकलेट, तो एकदम से जब फिल्म कंप्लीट हुई, तो होता क्या, देखिए इनमें ये कमर्शियल फिल्मों का सीन क्या होता है कि आप शुरू तो फिल्म आप करते हैं, खत्म होते होते वो आपकी नहीं रहती है। अच्छा। आपकी फिल्म में जो स्टार है वो उसकी फिल्म हो जाती है। वो पूरी तरह से लास्ट में मार्केटिंग टेक ओवर कर लेते हैं, PR एक्सरसाइज टेक ओवर कर लेते हैं, और आप एक एक्स्ट्रा की तरह पीछे खड़े रहते हैं। जैसे किसी बड़े पावरफुल लीडर के पीछे चमचे खड़े रहते हैं, इस तरह से आपको बैकग्राउंड में कर दिया जाता है, आपकी बात भी नहीं सुनी जाती है। तो और अगर फिल्म हिट होती है तो उनकी हो जाती है, नहीं चलती है तो डायरेक्टर की हो जाती है। फ्लॉप हुई तो डायरेक्टर के माथे। ये
माफिया सा बना हुआ है। और ये फिल्म फ्राइडे को रिलीज हुई। ये बातें मैंने कभी किसी को बताई नहीं है, क्योंकि किसी ने पूछी भी नहीं इत्मीनान से। और मंडे के दिन सुबह 7:30 बजे मुझे रॉनी स्क्रू वाला का फोन आया। वो उस वक्त यूटीवी चलाते थे, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत इंप्रेस्ड हुआ इस फिल्म से, बड़ी कटिंग एज है, तो हमारे लिए कोई कटिंग एज फिल्म बना सकते हो। तो मैंने जाके उनको, जो मुझे लगता था कि ये मास्टरपीस कहानी है, सुनाई। तो उन्होंने बोला नहीं यार, ये नहीं, कुछ अलग होनी चाहिए कुछ। तो हुआ क्या था, जब मैं चॉकलेट शूट कर रहा था, तो हम साउथ हॉल में शूट करते थे। तो कुछ लोग थे जो रोज वहीं आके शूटिंग देखते थे, बियर पीते थे, तो हमें किस्से सुनाते थे। तो एक बंदे ने मुझे किस्सा सुनाया था, एक साउथ हॉल फुटबॉल क्लब था जिसमें काफी अंग्रेज भी थे और इंडियन, पर नाम साउथ हॉल फुटबॉल क्लब, मतलब जहां हिंदुस्तानी रहते हैं सारे। और उसका मुझे एग्जैक्ट अमाउंट अभी याद नहीं है, पर 90 या 190 कुछ पाउंड देने थे उसके, जो जो काउंटी क्लब का फीस वगैरह। हाँ, काउंटी को वो जैसे लीज देते ना, अच्छा। ग्राउंड का देना था। वो भी वो लोग इकट्ठे नहीं कर पाए, क्योंकि आपस में इतने मतभेद थे उन लोगों को, ये तुम दो, ये करो, कौन करेगा। उस चक्कर में वो क्लब ही बंद हो गया। बताओ, 200 पाउंड पे ऐसे ही कुछ अमाउंट था, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं तो कल को लोग गाली मार देंगे। फैक्ट चेक। नहीं साहब, 185 का आपने 190 बोला, तो वो ऑल्ट न्यूज वगैरह वाले और नोबेल प्राइज विनर कल को बन गए वो लोग, तो मेरी बेइज्जती भी हो जाएगी। नोबेल प्राइज वालों ने कर दिया। तो मैं थोड़ा एडवर्टाइजिंग का था, मार्केटिंग आती थी मुझे। तो मुझे वो किस्सा याद आ गया एकदम से। कहते हैं ना, जब आदमी डूबने लगता है, कुछ होता नहीं, आज किसी के पास आप प्रपोजल और वो बोल दे सॉरी ये मेरे को पसंद नहीं आया, तो मैंने इमीडिएटली मैंने कहा एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने अभी सुनी थी। ये मैंने साउथ हॉल फुटबॉल क्लब का, रॉनी ने वहीं के वहीं ओके कर दिया उस प्रोजेक्ट को। वहीं के वहीं इमीडिएट, सोचा भी नहीं, कहता आई नो इसमें पोटेंशियल है, करो। पर एक शर्त है कि बड़ी फिल्म बनाओ, बड़ी फिल्म। अब ये बड़े चीज बनाने का बॉलीवुड में लोगों को बड़ा शौक है। अच्छा। हाँ, बड़ा, जैसे अपने नहीं होता है नेताओं का, बड़ी होर्डिंग लगाओ, बहुत बड़ी होर्डिंग लगाओ। ऐसे फिल्म लाइन में भी सबको सब कुछ बड़ा 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 चाहिए। तो आप बात भी करें तो कहेंगे कोई भी मिलेगा आपको, छोटा सा भी एक्टर मिलेगा, मामूली सी भी फिल्म कर रहा हो, बॉस बहुत बड़ी फिल्म कर रहा हूं, फाड़ देगी, ये वहां की रियल लैंग्वेज है। हाँ, चिपक जाएगी, उतरेगी नहीं, मतलब थिएटर में लग गई तो उतार, हाँ, तो क्या बोलते हैं, उतारना। पहले पोस्टर लगते थे ना, वो चिपक गया तो उतरते नहीं थे। तो गोल एक्चुअली मेरे दिमाग में जो फिल्म थी वो बहुत डिफरेंट फिल्म थी। वो थोड़ी श्याम बेनेगल स्कूल की फिल्म थी। अच्छा। कि बड़े गरीब से कोई कबाब चलाता है, कोई नाई की दुकान चलाता है, ये करता है वो करता है, और किस तरह से पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और ये सब लोग इनके झगड़े हैं, और एक लड़के के एम्बिशन से कैसे क्लब खराब हो जाता है। वो बड़ी छोटी स्केल की फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी, लेकिन वो फिर बड़ी होती गई। पहले सैफ अली खान को साइन किया, फिर सैफ का कुछ ब्रेकअप हो गया गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ, तो वो कुछ अलग उसमें चले गए, तो टाइम ज़्यादा लग रहा था। फिर जॉन ने एक मैसेज भिजवाया कि यार फुटबॉल तो मैं खेलता हूँ, साइन आप सैफ को कर रहे हो, तो इमीडिएटली फिर जॉन आ गया प्रोजेक्ट के अंदर। जॉन आ गया तो फिर प्रोड्यूसर सिर्फ स्टार्स की बात सुनते हैं, फिर बिपाशा भी आ गई उसमें, प्रोजेक्ट और बड़ा होता गया। हालांकि अब उसकी बहुत तारीफ करते हैं फिल्म आजकल, तो मुझे जितने यंग लोग मिलते हैं कहते हैं जब मैं छोटा था वो 10 बार माँ ने दिखाई वो फिल्म, हम तो बहुत देखते थे। पर उस वक्त जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा हुआ क्या कि हमारी फिल्म जॉन ऑन के कारण, उनका जॉन और बिपाशा का भी ब्रेकअप हो गया फिल्म आते आते। अच्छा। हाँ, तो उनका तो सेट पे ही ब्रेकअप हो गया था। तो उस चक्कर में भी फिल्म थोड़ी सी डिले हो गई। और चक दे जो थी, हमारे बात शुरू हुई थी पर हमसे 1 महीने पहले रिलीज हो गई, और ये गोल का इमीडिएट उससे कंपैरिजन हो गया। पर तब मुझे एक बात समझ, चूंकि मैं रिसर्च ओरिएंटेड हूं, मैंने पढ़ाई रिसर्च में की है सारी, तो मुझे एनालिटिकल माइंड है, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये जो इंडस्ट्री है, यहां पे डायरेक्टर एक्टर कुछ होता नहीं है, ये सब कहने की बातें, सब झूठ है। अच्छा। सब टोटल आडंबर है, सब झूठ है। वो ऐसा ही झूठ है जैसे कोई बहुत बड़े पावरफुल, जैसे वो इतना बड़ा झूठ है कि जैसे कोई बहुत पावरफुल लीडर हो और उसके नीचे कोई बहुत लोअर लेवल पे कोई ओएसडी हो, उसका पावर उतना ही है जितना कि बड़े नेता का पावर है। जिस दिन वो नेता नहीं होगा उसका भी पावर। बिल्कुल। तो जिनको आज आप टॉप डायरेक्टर मानते होंगे बॉलीवुड के, वो अगर जिन स्टार्स के साथ आज काम करें, वो स्टार्स अगर हट गए तो इनकी कोई औकात नहीं रह जाएगी। ये कमर्शियल फिल्म का वो मापदंड है। फिल्म आपकी उतनी बड़ी और अच्छी या बुरी होती है जितना बड़ा अच्छा आपका स्टार होता है, ये बात तय है। मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि आप चक दे का जो शाहरुख खान है उसको गोल में डाल दीजिए,
और गोल का जो जॉन अब्राहम है उसको आप चकदे में डाल दीजिए, और आई कैन राइट इन माई ब्लड, दोनों का बिजनेस भी उल्टा हो जाएगा। चकदे ने अगर 100 करोड़ का बिजनेस किया शाहरुख खान के साथ, और गोल ने अगर 40 करोड़ का बिजनेस किया जॉन अब्राहम के साथ, और जॉन अब्राहम को आपने चकदे में डाल दिया तो चकदे का बिजनेस 40 करोड़ होगा, और शाहरुख खान गोल में आ गया तो गोल का 100 करोड़ होगा। तो क्या ये एक्टिंग क्वालिटी है या स्टार के जो वैल्यू है वो ये है? हाँ, स्टार की वैल्यू से चलता है सारा, स्टोरी वर्क वगैरह कोई मैटर। अरे आप आज अगर किसी बड़े स्टार को साइन जब कर लेते हैं तो कहानी अगर आप सुनाना भी चाहें तो कोई जानना नहीं चाहता, पागल हो गए कहानी लिखोगे, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, आप बोल दीजिए अच्छा चलिए मैंने ये टॉप 3 में से एक स्टार को साइन किया है, हाँ। और मुझे जरा 2 साल दीजिए, मैं कश्मीर फाइल्स बनाना चाहता हूं, रिसर्च करूंगा। आपको अगले दिन फोन नहीं उठाएगा वो बंदा, आपके कहेगा कुछ पागल टाइप का आदमी, मर जाऊंगा इसका काम करके। आप समझ रहे हैं? तो मतलब जब आप मान लो किसी को साइन करते हो तो कहानी तो थोड़ी बतानी पड़ती है, मतलब। हाँ, कहानी भी बतानी पड़ती है, स्क्रिप्ट भी बतानी पड़ती है, सब वो ढोंग ढकोसला सब होता है। अच्छा, राइट। दुनिया के जितने डिक्टेटर्स हुए हैं वो हमेशा सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी की बात करते आए हैं। दुनिया की जो सबसे जालिम संस्थाएं हैं वो ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं। दुनिया की जो सबसे ज्यादा ऑपरेशन करने वाली सोसाइटी है अमेरिका की, वो दुनिया में सबसे ज्यादा इक्वालिटी की बात करती है। जो आदमी जिस चीज के लिए गिल्टी है उसके विपरीत ज्यादा बात करता है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं, ये इंसानियत, नेचर है, इंसान का नेचर है। तो ऐसा है कि वो, तो मैंने कहा कि मैं ऐसा तो नहीं कि एड छपा था वांटेड डायरेक्टर्स, ये तो इसलिए तो आया नहीं था यहाँ। अब मैं ये जब आया हूं तो मेरी जीवन का मकसद क्या है, और तब तक मैं एक मिडिल एज भी हो गया था, 40 साल की लगभग जाने वाले थे। हाँ, 40 में ही घुसने वाला था। हाँ, लगभग मैंने वहां पहुंच गया था। तो मैंने कहा कि जीवन में 2 ऑप्शंस हैं, पूरी दुनिया 2 भाग में बटी हुई है, कोई तीसरा नहीं है। क्रिएटिव की बात कर रहा हूं, कहानीकारों की कर रहा हूं, बाकियों की नहीं कर रहा हूं। एक है कि मैं दुनिया को वो कहानियां सुनाऊंगा जो दुनिया सुनना चाहती है, कुछ गलत बात नहीं है उसमें, वो बिल्कुल सही तरीका है। और दूसरी ये है कि मैं वो कहानी सुनाऊंगा जो सिर्फ मैं ही सुना सकता हूं, जो मेरे अंदर से निकली कहानी है, जो मेरा अनुभव है, जो और कोई नहीं सुना सकता मुझसे अच्छी। ये 2 तरीके हैं काम करने के। या तो मैं किशोर कुमार की तरह ओरिजिनल गाने गाऊंगा, या फिर मैं किशोर कुमार की तरह कॉपी करके गाने गाऊंगा, एक वो है। तो 99.9% बॉलीवुड वो कहानियां सुनाता है जो आप सुनना चाहते हैं, करेक्ट। तो मैंने कहा मैं वो नहीं करूंगा, और मैंने बॉलीवुड को छोड़ दिया और मैं जाके इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ाने लगा, वहां वर्कशॉप्स करने लगा। उसका नाम था आई एम बुद्धा मॉड्यूल। आई एम बुद्धा उसका नाम था मॉड्यूल का, फॉर लीडरशिप। मतलब आप भी, में भी अंदर बुद्धा है, आप यू ऑल्सो आर फुल ऑफ। तो ये आपका नाम जो प्रोडक्शन हाउस का, उसी से आया। ओके। तो वहां कुछ लड़कों ने बोला कि एक चलिए विवेक सर कुछ हम नक्सल लोगों पे एक डॉक्यूमेंट्री, नहीं छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, आप मेंटोर कर दीजिए उसको। तो मैंने कहा क्या सब्जेक्ट है? तो कहने लगे कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है बहुत बड़ी, और हमने ऑलरेडी गुल पनक से बात भी कर ली है, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसको वो माइन साइंस में उसका इंटरेस्ट है। बस्तर में वो जा रही है माइंस में हेलीकॉप्टर से, और एक दिन उसका क्या बोलते हैं, और बड़ा चिढ़ती है इन लोगों से, नक्सल लोगों से, और क्योंकि वो हड़ताल करते हैं ना वहाँ, तो जा रही है उसका प्लेन, वो हेलीकॉप्टर खराब हो जाता है और वो जा नहीं पाती बम्बई वापस। तो वो कुछ एक दिन के लिए उसको ये नक्सल आदिवासी लोगों के साथ टाइम बिताना पड़ता है, और तब उसको समझ में आता है कि वो कितने ऑप्रेस्ड हैं, और फिर अपनी माइंड साइंस छोड़ देती है और उन लोगों के साथ चली जाती है। ये तो किसी फिल्म की कहानी भी है ना? सब फिल्मों की कहानी यही तो होती है कि बेचारे कितने सताए हुए हैं इसलिए उन्हें बंदूकें उठा ली, तो सब नई बात नहीं थी। पर चूंकि मैं वो नक्सल पॉलिटिक्स बहुत अंदर रह के समझता था, तो मुझे समझ में आया कि जो झूठ है, मैंने कहा मर गए, अगर ये मैं नहीं कोई और लड़के किसी और से मिल गए और उसने बना दी, तो झूठ की ये दास्तान में एक और मेडल छप जाएगा, एक और ट्रॉफी लग जाएगी। तो मैंने उनसे बोला कि तुम लोग फ्यूचर सीईओज हो, इसलिए तो आए हो, लाखों रुपए देके पढ़ रहे हो, तो पता नहीं 20-24 लाख 25 लाख रुपए कुछ फीस लगती है। मैंने कहा तुम फ्यूचर सीईओज हो, और तुम मैंने कहा पैसे कहाँ से लाओगे? तो बोले हमने बचाए हुए सेविंग्स। वो क्या है कि आईएसबी में आप पढ़ाई एमबीए शैम्बीए करने थोड़ा सा नौकरी करने के बाद करते हो, और ये सब कोई डीयूश बैंक में है, कोई गूगल, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं लोग, उस तरह का। तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसे तो हम सब लोग अपने 20-20 हज़ार रुपए जोड़ के कुछ 2-3 लाख रुपए जोड़ लेंगे, बना देंगे।
मैंने कहा शर्म नहीं आती तुम लोगों को, अपने पैसे डाल रहे हो, फ्यूचर सीईओज हो तुम, अगर फंड नहीं रेज कर सकते हो आज की तारीख में एक फिल्म के लिए तो कैसे सीईओ बनोगे? तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, रात को सब बियर पी रहे थे वहां बैठ के, तो बोल दिया हंसी मजाक में। फिर मैं चला गया न्यू ईयर मनाने। उन लोगों का फोन आया 6-7 दिन बाद, कहते हैं हमने पैसे, हम फंडर से बात हो गई है, कितने पैसे चाहिए? नहीं हाँ कह फंडर से बात हो गई है तो वो पैसे देने को तैयार है। मैंने कहा कितने पैसे दे रहा है? कहता है 1 करोड़। क्योंकि भाई जिसने कभी जिंदगी में देखी नहीं बड़ी चीज हो तो उनको लगा ये इतना। अरे मैंने कहा मर गए, 1 करोड़ में फिल्में नहीं बनती हैं बॉस, बनी नहीं सकती, असंभव है। लेकिन वो फिर कैसे बनी उसके लिए बुद्धा है ना ट्रैफिक जैम, सॉरी अर्बन नक्सल्स बुक है। एक्चुअली अर्बन नक्सल्स बहुत लोग सोचते हैं 100% पॉलिटिकल बुक है, ऐसा है नहीं। वो एक स्मॉल टाउन मिडिल क्लास लड़के लड़कियों की कहानी है। उससे ये समझ में आता है कि उनकी जो सक्सेस की, जो ग्रोथ की जो रास्ता है, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, बिकॉज ये अर्बन नैक्सलिज्म जो है वो घुसने ही नहीं देता उसके लिए के अंदर। ये बुक है, पर उसमें ये भी है कि फिल्म में मुझे जो जो बाधाएं आई वो आपको भी आएंगी। तो वहां से ये जर्नी शुरू हुई। फिर मैं 2010 में हमने वो फिल्म बनाई थी, 2016 में रिलीज हुई वो, 6 साल। 2010 में बन चुकी थी वो? जी हाँ, वो तो पास आउट करके 2010 में निकल गए ना स्टूडेंट्स, उसके बाद तो बना ही नहीं सकते थे। अच्छा। और आप ये देखिए वो फिल्म मामी में इंडिया गोल्ड कैटेगरी में सिलेक्ट हुई थी। मतलब इंडिया की जो 5 बेस्ट फिल्म्स थी उस साल की, उसमें वो सिलेक्ट हुई थी। लेकिन जब उसमें हमें बुलाया गया, भाई नॉमिनेट जब आपकी फिल्म हुई तो आप तो सबसे बड़े आदमी हो गए, पर मामी फेस्टिवल उसी साल मेरी बदकिस्मती से, पहले शाम बेनेगल वगैरह देखते थे और बड़ा दिल पैशन से करते थे, तो वो पैसे ज़्यादा नहीं थे तो वो लोग हट गए। और ये विदु विनोद चोपड़ा की वाइफ का क्या नाम है, शिकारा के डायरेक्टर जो हैं अनुपमा चोपड़ा, और आमिर खान की वाइफ किरण जी, उनने टेक ओवर कर लिया उसको। अच्छा। उनने टेक ओवर किया उसे। और जब मैं वहां गया, आप यकीन नहीं करेंगे, आगे की जितनी भी सीटें थी, यानी एक थिएटर में लास्ट की 2-3 रोज होती हैं और आगे बहुत सारी सीटें होती हैं और बड़े अच्छे हॉल में था, वो सारी सीटों में एकदम बी ग्रेड हीरो हीरोइन ये और बड़े हीरो ग्लैमर था। और जो लोग नॉमिनेट हुए थे उनको कोई पूछ नहीं रहा था, फॉरेन से आए थे सब, हम ही 2-4 हिंदुस्तानी थे। पीछे उनको जैसे भेड़ बकरियों को पीछे बांध देते हैं उस तरह से ट्रीट कर रहे थे। तब मैंने कहा अब बॉलीवुड से ये जो सिस्टम है, इसे लड़ाई लड़ने का वक्त आया है। जिस कुम्हार के मटके को आप अवार्ड देने वाले हैं, वो कुम्हार बाहर खड़ा हुआ है, राइट, और बाकी सब लोग जो है पार्टी में शैंपेन पी रहे हैं। जिस कुम्हार के लिए पार्टी रखी गई है उसको तो बाहर दरवानों से लड़ रहा है, वो कह रहे हैं तुम कपड़े तो देखो, तुम कैसे अंदर जाओगे राजाओं के बीच में, रंग। और आपका तो ये एक्सपीरियंस था ही कि भाई डायरेक्टर को तो पहले ही फिल्म बनते बनते पीछे ही धकेल देते थे। जी। तो फिर मैंने लड़ाई, तो मैंने कहा कि ठीक है ये फिल्म ये लोग रिलीज नहीं करने दे रहे, बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूशन हाउस ने साइन किया था उसको, लास्ट मिनट पे वो बैकआउट कर गए। तब मुझे समझ में आया ये सब लोग लगातार एक के बाद एक बैकआउट क्यों कर रहे हैं। इसलिए बैकआउट कर रहे हैं क्योंकि देखिए उनको चाहिए बड़ा पावर, क्योंकि उनका गेम बहुत बड़ा है, तो उन्हें बड़े स्टार्स चाहिए। तो और ये फिल्म उन्हीं को एक्सपोज करती थी, तो कोई चाहता नहीं था ये रिलीज हो। तो फिर मैंने कहा कि सिर्फ इसलिए मैंने कैमरे में शूट की, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये सिर्फ थिएटर में रिलीज होनी चाहिए, तो एक कहानी है, तो क्या मैं इसको यूनिवर्सिटीज में जा जाके नहीं दिखा सकता हूं? तो मैंने, अच्छा मैं भी इतना इनोसेंट था कि मैंने सबसे पहली चिट्ठी लिखी। मैंने कहा मैं चूंकि आईएमसी में पढ़ा हूं जो जेएनयू के कैंपस में है, तो मैंने कहा जेएनयू में सिनेमा डिपार्टमेंट है, तो वहां से शुरुआत करते हैं। तो मैंने सबसे पहले उनको चिट्ठी लिखी, जो इरा भास्कर जी हैं, उनकी बेटी भी फिल्म में सुरा की माँ। उसी वक्त, अच्छा कई बार आपकी किस्मत अच्छी होती तो कुछ चीजें होने लगती हैं अपने आप। तो उसी वक्त ये टुकड़े टुकड़े की कुछ वो निकला सब कुछ, 2016 फरवरी की बात है। और मैंने उनको जनवरी में कुछ चिट्ठी लिखी थी, आज भी पड़ी मेरे पास, और लिखने के कुछ वेट ही कर रहा था, 20-25 दिन के अंदर वो हो गया। तो मैंने कहा भाई ये ज़्यादा बढ़ेगा मामला, उसके पहले बात करूं। तो उन्होंने फ़ोन भी लगाया। फिर एक कोई बीच में जानने वाला था उनको, उस वक्त वो स्वरा जी और वो उन्हीं का दोस्त था, उन्हीं के थ्रू मिले थे। तो उससे मैंने कहा आप भाई कुछ कर सकते हो। बीच में उसने गाने लिखे थे हमारी फिल्म के, रविंदर। तो मैंने उससे बोला कि बातचीत कर लो, तो उसने बोला कि यार वो तो कह रही हैं कि ये फिल्म नहीं दिखा सकते हैं चाहे कुछ भी हो जाए।
तो फिर मैंने डायरेक्टली उनको मेल लिखा, तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया, उन्होंने बोला नहीं हम नहीं दिखा सकते क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा हो सकता है, इतने सब चल रही है दुनिया भर की राजनीति उसको लेके, कन्हैया कुमार और अफजल गुरु को लेके। पर उसी दिन सेम डे मैंने देखा हंसल मेहता ने एक एड ट्वीट किया था कि हम 2 या 3-4 दिन बाद हम अलीगढ़ फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो कि एक अलीगढ़ के एक होमोसेक्सुअल प्रोफेसर के ऊपर कहानी थी, नवाज की। हाँ। वो मेरी लाइफ का डिसाइडिंग मूवमेंट था। जिंदगी कभी एक मूवमेंट में बदलती है। मैंने कहा यह देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि यूनिवर्सिटी में अगर आप होमोसेक्सुअलिटी पे फिल्म है तो माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन जिस चीज से देश को खतरा है, जो देश के दुश्मन अपने ये एजेंट्स को छोड़ के उसमें डिस्टरबेंस करना चाहते हैं, वो फिल्म जब दिखानी हो तो माहौल खराब है। मैंने तो आपको ये पता ही नहीं था कि भाई ये कहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जेएनयू में? आपको आइडिया नहीं था कि ये जेएनयू इस तरीके का है? क्या पता मेरे फिल्म को वहां पे ना करें। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं प्रोफेसर का बेटा हूं, तो मेरे को ये पता था कि हाँ ठीक है राजनीतियां होती, मैं खुद राजनीति में था भाई। पर ऐसा थोड़ी होता है राजनीति के आपको लगा थोड़ा फेयर तो होगा। मेरे माँ बाप दोनों कांग्रेसी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे उस जमाने में। कांग्रेसी होते थे, बीजेपी थी ही नहीं। और कम्युनिस्ट होते थे, वामपंथी होते थे। भोपाल में दुष्यंत कुमार और शरद जोशी दोनों कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के सोशलिस्ट थे बेसिकली, पर उस जमाने में वामपंथी करी। और दोनों मेरे घर में रात को 2-2 घंटे बैठते थे। दुष्यंत जी ने तो मेरी किताब भी मेरे पिताजी को कहीं पे एक जगह समर्पित की थी, कविताएं। हाँ, शरद जोशी वगैरह से तो बहुत हमारे घरेलू ताल्लुकात थे। अभी भी उनके बच्चों से मेरे बिल्कुल घर जैसी ताल्लुकात हैं। तो और मेरा बहुत कम्युनिस्ट लोगों से वास्ता रहा है। तो मेरे पिताजी के साथ मेरा एक कॉन्फ्लिक्ट यही था कि वो कहते थे तुम तो चोरों और जो देश के दुश्मन है उनके साथ जा रहे हो। अच्छा। मैं कहता था आप लोग तो अब हो गई फ्रीडम खत्म, लेकिन अब तो आप लोग जो हैं ये फैशिस्ट गवर्नमेंट के साथ हैं। क्यों ना, तो मेरा ही कॉन्फ्लिक्ट था। पर मैंने अपने सामने कभी ये नहीं देखा था कि कोई एक अच्छी फिल्म बनाए तो सिर्फ इसलिए कि वो कम्युनिस्ट ने बनाई है तो उसको रोक दिया जाए, या बीजेपी ने बनाई है तो रोक दिया। ये मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं था। ये मैंने पहली बार अनुभव किया। तब मैंने कहा कि अब मैं इस फिल्म को तो कुछ एक लड़के ने मुझे फोन किया, कहने लगा सर अगर आप दिखाना चाहते हैं तो हम कोई, यहाँ पे हमारी ज्यादा तादाद नहीं है, लेकिन हम 25-30 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आपकी फिल्म देख सकते हैं। मैंने करो, तो उसने एक हॉल बुक किया वहां पे। 190 सीटर हॉल है वो, जेएनयू में जी। तो हम वहां पहुंचे, अनुपम जी से मैंने रिक्वेस्ट की सर बहुत कम बच्चे हैं। अनुपम ने कहा चलो यार भले 20 लोगों के जीवन में फर्क पड़े, चलते हैं। तो मैं और अनुपम जी यहाँ पे आए और वो फिल्म शाम को कुछ थी 3-4 बजे की, और सुबह 9-10 बजे जेएनयू ने वो उनकी बुकिंग कैंसिल कर दी। उन्होंने बोला कि आप तो कह रहे हैं 40-50 लोग आएंगे, हॉल 190 लोगों का है, तो वी कैन नॉट वेस्ट इट लाइक दैट। जी हाँ, एग्जैक्टली। आप सौरभ से पूछिएगा कभी मिले आपको तो फिर हमने कहा कि अब तो हो गया बैसी की तैसी। मैंने कहा अब सड़क पे खड़े होकर दिखाएंगे। तो अगले दिन फिर मैंने इन लड़कों से कहा कैसे यार, तुम में अगर हिम्मत है, मैं भी ट्वीट कर रहा हूं कि दिल्ली के जितने यंग लोग हैं आ जाओ फिल्म देखने, कल फ्री में लगा रहा हूं। और फिर हमने एडमिन ब्लॉक जो है उसके सामने एक स्क्रीन लगा के फ्री फॉर ऑल कर दिया उसको। फ्री फॉर ऑल कर दिया। हमने सोचा कि भाई, तो मैंने इनसे पूछा अच्छा अगर ऐसा कर दूं कितने लोग आएंगे? कह रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने हैं, ये है वो है। सर मैं गारंटी करता हूं कम से कम 200-250 लोग आ जाएंगे। अच्छा। आप अभी गूगल करिए, आप गूगल के फोटो भी डाल सकते हैं चाहे तो अपने शो में। आप गूगल करिए, 4,500 लोग छतों पे बैठे थे, पेड़ों के ऊपर बैठे थे, गाड़ी के ऊपर बैठे थे, और पीछे कुछ 25-30 लोग काले झंडे लेके मेरे को ब्राह्मण अग्निहोत्री और फैशिस्ट अग्निहोत्री के नारे लगा रहे थे। उससे मुझे हौसला मिला। तो मुझे फिर दूसरी यूनिवर्सिटी से लड़के बुलाने लगे। उन्हें लगा तो फ्री में मिल रहा है, लड़कों का क्या जाता है। तो मैंने करीब यूं समझ लीजिए 30 दिन के अंदर 40 कैंपसेस में घूमा मैं। जेएनयू से शुरू हुआ था, जोधपुर में खत्म हुआ, लेकिन जोधपुर में जब मैं पहुंचा तो उन लोगों ने मेरे ऊपर एक फिजिकल अटैक किया गाड़ी के ऊपर। जादवपुर में हुआ, जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुआ। तो वहीं तो मैं फंस गया। और तो मैंने क्या किया कि वो गाड़ी पे अटैक किया, तो मैं खिड़की खोल के मैंने उन लोगों से ये बोल रहा था कि भाई गाड़ी तो, टैक्सी ड्राइवर उसकी गाड़ी क्यों तोड़ रहे हो यार, वो तो गरीब है, जिन गरीबों का तुम शोषण के लिए लड़ते हो, तो वो गरीब मैं बाहर आता हूं, बातचीत करता हूं तुमसे। तो क्या हुआ कि उसने, ड्राइवर ने वो विंडो का वो ऑटोमेटिक बटन दबा दिया, तो वो कांच में मेरा हाथ यूं फंस गया।
और ये लोग मेरा हाथ खींचने लगे यूं करके, तो मेरा कंधा ऑलरेडी काफी प्रेशर में था। फिर गाड़ी रोक के मैं जब नीचे उतरा, देन व्हेन दे अटैक, तो इट ब्रोक माय शोल्डर। अभी तक मैं पूरा नहीं कर पाता हूं, पर 3-1 साल रिहेबिलिट करना पड़ा उसको। उनने वो फाड़ दिया, स्क्रीन जिस पे दिखाते हैं बाहर लगती है। तो मैंने फिर उन लड़कों से कहा कि दौड़ के हॉस्टल में जाओ और जो सोते हैं उसमें सफेद चादर वो लेके आओ। वो सारे फोटोज वीडियोस हैं। फिर कैसे हमने जाली में फुटबॉल के लगती ना बाहर जाली, उसमें ऐसे गांठ हांठ बांध के बोला, मैंने शो मस्ट गो ऑन, वो तो दिखाएंगे। और आपके ये सब टूटा हुआ था। हाँ, तो क्या हो गया उसको। और फिर उनके रजिस्ट्रार आ गए, उन्होंने बीच में फिल्म रुकवा दी। बड़े नाटक हुए उसमें। फिर रात को मारा पीटी हो गई, स्टूडेंट्स अरेस्ट हुए, खून बहा, सब कुछ हुआ। फिर ममता जी की सरकार ने मेरे को सिक्योरिटी दी एयरपोर्ट तक जाने की, तो किसी तरह से मैं लौट के आया। ये जो पूरा अनुभव था, मुझसे हरी किरण जी ने बोला, विवेक इस अनुभव को एक किताब में लिखो। मैंने सपने में नहीं सोचा था मैं कभी किताब लिखूंगा। किताब लिखी कैसे जाती है मुझे ये भी नहीं पता था। मुझे तो वो 100 पन्ने की स्क्रिप्ट लिखनी आती थी जो टेक्निकल होती है। फिर धीरे 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 मैंने वो किताब लिखी और 2018 में रिलीज हुई, और उसके बाद आज आपके सामने बैठा। हिस्ट्री है बाकी सब कुछ, अर्बन एक्सेल्स। तो ये बॉलीवुड में जो कुछ बहुत ज्यादा बोल गया ना? नहीं, बहुत सही है। बॉलीवुड में भी तो काफ़ी बदलाव आया है, आपने देखा है पिछले 20 साल में। जैसे आप कह रहे हो, पहले तो कमर्शियल सक्सेस बन जाती थी, कोई भी आइडियोलॉजी उतना नहीं है, लेकिन फिर एक पहले तो बहुत ही अलग होता था 70-80 के दशक में। उसके बाद फिर जो इन्फ्लुएंस हुआ अंडरवर्ल्ड का, उसके बाद एक अलग तरीके की फिल्में बनने लगी, और अभी 2000 के बाद बिल्कुल ही अलग तरीके की। उसमें आप किस तरीके से सेक्सिज्म है, एंटी हिंदू बेगोट्री भी आ जाती है उसमें, और बहुत सारी एंटी इंडिया भी आने लग गया। तो ये सब थ्रेट्स जो हैं, थ्रेट्स भी और थ्रेट्स भी ये बनते जा रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हो जब आप एक तरीके से बाहुबली को देखो, तेलुगु सिनेमा को देखो, उनकी जो मूवीज़ हैं वो बहुत हिट हो रही हैं, हिंदी में डब होके आ रही हैं तो भी हिट हो रही हैं, और एक बॉलीवुड को देखो, इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बाद भी रीजनल सिनेमा से कम्पीट नहीं कर पा रही है वो। तो ये कहाँ पे, या गानों में भी पंजाबी गाने ज़्यादा हिट हो रहे हैं। अगर आप टॉप 20 में देखो ना, तो पंजाबी गाने ज़्यादा मिलते हैं आजकल। बॉलीवुड का जो क्या है, ये टैलेंट की कमी है या एकदम डीरेसिनेशन हो गया है, क्या है ये? पहली बात तो बॉलीवुड है क्या? बॉलीवुड कोई एक फैक्ट्री नहीं है जहाँ लोग काम करने जाते हैं, या कोई एक ऑफिस है जिसका सीईओ और कहता वैसा होगा। बॉलीवुड स्वतंत्र लोग हैं, अपना आते हैं काम करने, उसको करते हैं। इसीलिए थोड़ा और भी अचंभित करने वाली बात है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहली बात तो बॉलीवुड जो है वो एक रीजनल फिल्म इंडस्ट्री है, राइट? चूंकि हमारा जो मीडिया है वो दिल्ली और बंबई में बेस्ड है, इसलिए हमको ऐसा लगता है, और भारत में हिंदी बोलने वालों को माना जाता है यही भारत है, यही है असली भारतीय। और मैं खुद हिंदी बोलने वाला हूं और बड़ा गर्व से बोलता हूं, पर ऐसा हमने मान लिया। यह है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। एक्चुअली मराठी फिल्म इंडस्ट्री बंबई में कितनी अच्छी फिल्में बनाते हैं, यानी अचंभित हो जाएंगे कि इतनी अच्छी फिल्में जमीन से जुड़ी मिट्टी की कहानियां बनाते हैं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री कहां है? हैदराबाद में है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री कहां है? चेन्नई में है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री कहां है? कलकत्ता में है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहां है? महाराष्ट्र में। लखनऊ में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, कानपुर में भी नहीं है, ग्वालियर में भी नहीं है, इलाहाबाद में भी नहीं है, वो है बंबई में। बंबई में जब ये फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई थी, वहां हिंदी बोलने वाले लोग ज्यादा थे नहीं। ये पारसी थिएटर से इन्फ्लुएंस होकर शुरू हुई। सही कह रहे हो। करेक्ट। वो पारसी थिएटर मतलब एक सीन हुआ, किसी ने आके कुछ गाना गा दिया, फिर किसी ने मारा पीटी कर दी, फिर एक आदमी आया उसने जोक सुना दिया, मतलब टिटिलेट करके ऑडियंस को बैठाल के रखो, शराब में पिए हुए धुत लोग बैठे, बस उनको किसी तरह से एंटरटेन करते रहो। वो एक मुद्दा था। फिर उसको टेक ओवर किया कम्युनिस्ट इप्टा के लोगों ने। अच्छा। हाँ, और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप देखिए भारत की फिल्म इंडस्ट्री और भारत के फिल्मी म्यूजिक की दुनिया में जो आपको सबसे गोल्डन पीरियड मिलेगा वो इप्टा के लोगों का मिलेगा। मैं खुद कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से वास्ता नहीं रखता हूं, पर वो भी ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड की कहानियां राज कपूर ने भी वही बनाई, विमल रॉय ने भी वही बनाई, महबूब साहब ने भी वही बनाई, जितने उस वक्त के थे सबने यही फिल्में बनाई, जावेद अख्तर ने भी वही फिल्में लिखी हैं। ये सब कार्ड होल्डर इप्टा के थे और इनको कोई शर्म नहीं थी, गर्व से कहते थे हम कम्युनिस्ट हैं।
पर इनकी जो कहानियां थी वो, और ये सही भी है, भारत में शोषण नहीं है क्या? यानी आज के नैरेटिव को आप माने तो कि शोषण है नहीं भारत में, आपका शोषण नहीं करता कोई, आप किसी का नहीं करते है। मैं गांव से आता हूं, मुझे पता है शोषण है। बॉलीवुड में ही शोषण हो रहा है। शोषण हर जगह है। ऑपरेशन और ऑपरेस्ड की बात करेक्ट है। रईस और गरीब का इतना ज्यादा बढ़ गया है दूरी उसके बीच में कि मतलब मुझे लगता है कहीं दुनिया का अंत ही ना हो जाए इस तरह से। एक दिन मैंने बच्चन साहब को बोला था, उनके घर हम बैठे थे, मैं पल्लवी किसी स्क्रिप्ट के लिए, मैंने बच्चन साहब को बोला था, मैंने कहा बच्चन साहब, अमित जी बोल रहा, मैंने कहा अमित जी आप, मुझे ऐसा लगता है इसलिए आपसे बोल रहा हूं, कभी हो जाए ऐसा तो याद करिएगा, मैंने बोला था कि वो दिन अब दूर नहीं है, एक दिन झुग्गी झोपड़ियों से लोग तलवारें डंडे लेके निकलेंगे और जितने रईस लोग हैं उनके घर तोड़ेंगे। जहां मिलेंगे रईस लोग गाड़ियों में, रेस्टोरेंट्स में, उनको मारेंगे। और अब आप देखिए, आप उसको लाइटली मत लीजिए, वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसा एक दिन नहीं हुआ है पिछले 1.5 साल में जब बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड ना कर रहा हो। अभी खोलिए बॉयकॉट बॉलीवुड या कुछ ऐसा चल रहा होगा, हर दूसरे दिन होता है। लोग उनकी फिल्में फ्लॉप कराने लगे। ये भी एक तरह का देखिए तो वही जो है जो मैं कह रहा हूं, रिएक्शन बहुत काफी हिट भी हो गया है बॉलीवुड के, और खासकर जब सुशांत का केस हुआ था उसके बाद से बहुत ज्यादा हो गया। जी। तो लेकिन जो ये कम्युनिस्ट लोग थे, इप्टा वाले जो लोग थे, इनकी कहानियां एक असली शोषण के ऊपर थी। ये एंटी हिंदू नहीं थे। इनकी कहानियों में हमेशा आखिर में जब कोई हीरो या हीरोइन के पास कोई सोल्यूशन नहीं बचता था तो मंदिर में जाते थे, राइट? ये सारे भजन कीर्तन जो आप गाते हैं आज कहां से आए? नहीं फिल्मों से तो आए। आखिर में लास्ट सीन के पहले वही हुआ करता था हमेशा, या तो हीरोइन का डांस होता था विलेन के सामने या फिर भजन या कीर्तन होता था। अब ठीक है, इसमें अब आज की तारीख में अपर लोग इस बात पर डिस्प्यूट कर सकते हैं कि नहीं जी वो राम के मंदिर में क्यों गए, शिरडी साईं बाबा में क्यों चले गए, वो तो मुस्लिम थे, और ये वो बहुत छोटे लेवल की बात है, मैं वो उसमें पढ़ता बिगर नैरेटिव जो है मैं उसमें नहीं, और वो बेकार का नैरेटिव, वो झूठा नैरेटिव भी है। ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में सब लोग सबको मानते हैं, लोग चलते हर पत्थर को छूते हैं, और अगर आप कण-कण में भगवान को मानते हैं तो शिरडी बाबा में भी चले गए तो क्या उसमें बुरी बात है? जहां से दवाई मिल जाए चले जाओ। पर वो कभी एंटी हिंदू नहीं थे। वो सारे हिंदू त्योहार जोर शोर से मनाते थे, इवन अमिताभ बच्चन तक मनाते रहे। अब उनने बंद किया है, जब से ये ट्विटर के इविल एलिमेंट्स ने टेक ओवर कर लिया तब से उनने बंद किया। उसके पहले बहुत जोर शोर से होली दिवाली मनाते थे, वो सब मनाते थे, कोई चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें। उसके बाद अमिताभ बच्चन का दौर आया, और ये जो कहानियां गांव में जमींदार के शोषण पे थी, अब ये शहर में आ गई। अब ये मिल वर्कर के अगेंस्ट, इंडस्ट्रियल, उनके अगेंस्ट, जो रईस लोग हैं उनके अगेंस्ट ये होने लगा। फिर वो कहानियां 80 के दशक में शिफ्ट हुई, फिर वो बनने लगी पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट। जो करप्ट आदमी था, जो विलन था, वो पॉलिटिशियन हो गया, जमींदार से मिल वर्कर हुआ। मिल वर्क, आपको अगर भारत का सोशो पॉलिटिकल एवोल्यूशन देखना है, मेरे बहुत फेमस, मेरी एक लेक्चर है जो मैंने बेंगलोर में दिया था, मैं कई बार बोलता हूं ये बात, अगर आपको भारत का असली सोशो पॉलिटिकल आर्क देखना है तो आप कोई हिस्ट्री की बुक मत पढ़िए। आप सिर्फ भारतीय फिल्मों के विलेन को एनालाइज करना शुरू कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये सोसाइटी कैसे चेंज हुई है। तो जमींदार के शोषण से, वो विलेन था जमींदार, उसके बाद विलेन बना मिल वर्कर, और उसके बाद बना विलेन होल्डर, ब्लैक मार्केटर, रोटी कपड़ा मकान, और ऐसी बहुत फिल्में बनी उस वक्त में, जिसमें कि साहूकार, ये बिचौल, ये मिडिल मैन बनी है कि वो ज्यादा वो दिखाते थे, मिडिल मैन, राइट। और उसके बाद कौन विलेन बना? 80 के दशक में बने पुलिस इंस्पेक्टर्स, लॉयर्स। वो देखिए सनी देओल की बड़ी फेमस फिल्म जिसमें वो अमरीश पुरी ऐसा वो घायल देख लीजिए आप, राइट। उस वक्त यही फिल्में बनी। एक फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन घुसते हैं विधानसभा में, सारे एमएलए को गोली मार देते हैं। आज का एमएलए ऐसा कुछ नाम था उसका, हाँ आज का एमएलए नाम था उसका। बहुत बनी, लोगों भूल जाते हैं हम लोग, और हम जनरल ऐसे ही सुपरफिशियल बात करते हैं। उसके बाद आया एक दौर 1990 में लिबरलाइजेशन हुआ, राइट। लिबरलाइजेशन में भारत को लगा कि आहा अब तो हम अमेरिका हो गए, अब शोषण खत्म। पहले सिर्फ करोना और बाटा के जूते मिलते थे, अब तो हम नाइकी, रिबॉक कुछ भी खरीद सकते हैं। अरे चलो मैकडॉनल्ड, सिर्फ समोसा ही थोड़ा सा, पहले चॉइस मेरी जिंदगी में थी समोसे और कचौड़ी के बीच में, राइट। अब इतनी चॉइसेस हो गई कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें।
तो कोई विलेन ही नहीं बचा। अब मैं जॉब भी मिल जा रहा है, लिबरलाइजेशन हो चुका है भाई, गाड़ियां मिल रही हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, एक पेपर भर दो, क्रेडिट कार्ड आ गया, ईएमआई में घर ले लो, लड़की भी थोड़ी सी पट जाती है कि हाँ भाई लड़के के पास सब कुछ होने लगा। हमें ब्रांड नेम्स लगने लगे, ये रीबॉक, पोलो, ये वो, शोशेबाजी चालू हुई, चकाचौंध, राइट। और उस वक्त एक यंग लड़के का दाखला हुआ जो कि यश चोपड़ा जी का बेटा और करण जौहर और शाहरुख खान, इन तीन। तो एक है प्री अमिताभ बच्चन दौर, पोस्ट अमिताभ बच्चन दौर। अमिताभ बच्चन का दौर खत्म हुआ, बीच में छोटे मोटे वो डबल मीनिंग वाले सब आए। हाँ, वो उसको मैं ध्यान इसलिए नहीं दूंगा, वो तो हमेशा ही होता है। फिर आया पोस्ट अमिताभ बच्चन, तो वो चालू हुआ पोस्ट शाहरुख खान फेज। पोस्ट शाहरुख खान फेज जो था, उसको यह समझ में आ गया कि रियल लाइफ में लोगों के कोई प्रॉब्लम है नहीं, और अगर उनको प्रॉब्लम बताओ तो वो गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं यार ये सब मत बताओ, बड़े दिनों बाद तो मुक्ति मिली है यार, हम मैकडॉनल्ड जाएंगे तुम्हारी ये ऑपरेशन की कहानियां सुने। और वहां से एक कम्युनिस्ट लोग जिन्होंने नैरेटिव अभी भी सोशल फैब्रिक में घुसा के रखा था, उन सबको दरकिनार कर दिया गया। सलीम जावेद का भी दौर खत्म हो गया। तो उनसे इंस्पायर्ड जो राइटर्स थे, शुक्ला जी और ऐसे बड़े सारे लोग थे, वो भी हट गए। जो एक म्यूजिक डायरेक्टर्स आए थे बंगाल से, जो इनका दौर आर.डी. बर्मन पे जाके खत्म होता है, वो भी नहीं रहा है, वो भी खत्म हो गया। आर.डी. बर्मन खुद इप्टा से जुड़े नहीं थे, पर थे तो सचिन देव बर्मन के हार्डकोर कम्युनिस्ट के बेटे। सलील चौधरी जी भी नहीं रहे। तो जिनने वो मशाल जला के रखी थी सत्ता, जो ये कहते हैं ना स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, वो असली उन लोगों ने किया था। हालांकि आप देवानंद की कोई फिल्म देख लीजिए, देवानंद से अधिक कैपिटलिस्ट आदमी कौन हो सकता है? बहुत कैपिटलिस्ट और फ्लैम्बोयेंट आदमी। पर देवानंद की सारी फिल्में देखिए, किसी ना किसी लेवल पे सोसाइटी के ऑपरेशन के अगेंस्ट है। जब ड्रग्स आए तो ड्रग्स के अगेंस्ट बनाई उनने हरे राम हरे कृष्णा, क्लासिक फिल्म। वो दौर खत्म हो गया। तो अब जो नए लड़कों ने, अब भाई 19-20 साल के करण जौहर, यंग आदित्य चोपड़ा, उनके दोस्त सारे यंग, फराह खान यंग, सब अनमैरिड। इनके जीवन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? इनकी लाइफ का विलेन था लड़की का बाप। सोसाइटी ये जानते नहीं थे, गांव देखा नहीं था। यश जी ने सारी जिंदगी गांव और पंजाब की फिल्में बताई, बेटे ने देखा नहीं था। तो और ये बचपन से जाते थे बाहर फॉरेन। इनके दिमाग में था यार कहां फंस गए इस कंट्री में। मोदी जी ने सही बोला था एक्चुअली, हर आदमी बोलता है यार कहां पैदा हो गए, कहां फंस गए। अब बाप का इतना बड़ा धंधा है फिल्मों का, वो छोड़ के जा नहीं सकते। हॉलीवुड में जाएंगे, कोई दो कौड़ी को नहीं पूछेगा हमको। तो एक काम करते हैं, फिल्में यहां क्यों बनाए, अपन चलते हैं शाहरुख को लेके फॉरेन चलते हैं, फॉरेन में फिल्में बनाते हैं। तो बढ़िया ठंडा अच्छा मौसम रहेगा, पार्टी करेंगे, मौज करेंगे। मैं सच बता रहा हूं, मेरी बातों को लाइटली मत लीजिए। हाँ, तो आप तो जानते हैं अंदर नहीं, की बात। मैं इसको बोल हल्के, पर मैं एकेडमिक बात कर रहा हूं। यही हुआ, और इसलिए 2000 के बाद जो है हमारी फिल्मों से भारत और भारत का कॉमन मैन गायब हो गया। और उसी के साथ हमारी न्यूज से भी कॉमन मैन गायब हो गया, हमारे न्यूज़पेपर से भी कॉमन मैन गायब हो गया, हमारे पॉलिटिकल नैरेटिव से भी कॉमन मैन गायब हो गया। आज भारत में आपको एक कहानी, एक गाना, एक नाटक, एक न्यूज चैनल नहीं मिलेगी जो भारत के कॉमन मैन की बात करती हो। आप एक न्यूज चैनल दिखा दीजिए जिसने पिछले 5-10 साल में मध्य प्रदेश के प्रॉब्लम की, बिहार के प्रॉब्लम की, या कॉमन मैन के प्रॉब्लम की बात। एक आधी छुटमुट स्टोरी कोई करता रहता है, वो भी नहीं करता, कहां करता है। एक आधी तो आती रहती है। अब तो वो भी खत्म हो गया। वो भी पर्सनल इंडिविजुअल कोई इंस्पायर होके करना है, फिर वो सिस्टम में जाने के बाद फिर अगर वो कॉमन मैन अगर मुस्लिम है और दलित है तो उसकी कहानी आ जाएगी, अदरवाइज कभी आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं। और आज फिल्मों में भी जो मेन स्ट्रीम फिल्में हैं, वो यूथ, अभी एक फिल्म आई गहराइयां, राइट, भारत का एक यूथ। कल मैं खाना खा रहा था अपने दर्शन के साथ बैठ के, तो जो लड़का सर्व कर रहा था उसने हमको देखा, मैं पहचान गया फिल्म के लोगों को। तो कहना सर फोटो तो खींचनी है, मुझसे बात करने। तो मैं दर्शन को ये बोला, मैंने कहा दर्शन देखो ये वेटर जो है ना, ये है भारत का यूथ। वो जो ऑटो चला रहा है 20 साल का लड़का, वो है भारत का यूथ। जो डिलीवरी कर रहा है स्विगी जोमैटो, वो है भारत का यूथ। उसके बारे में कोई बात करता है कभी? आपने दिखा दिया एक लड़का, उसका यॉट है, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हाउ टू हैव सेक्स विद योर कजिन्स बॉयफ्रेंड।
यार्ड कितने लोगों के पास होगा इंडिया में? किसी के पास नहीं, किसी यंग आदमी के पास तो होता भी नहीं है। तो ये हमने एक आडंबर की झूठी दुनिया कर ली। और फिर हम धीरे धीरे जब अमेरिकनाइजेशन हुआ इंडिया का, वेस्टर्नाइजेशन ही अमेरिकनाइजेशन, तो फिर पीआर कंपनी ने सबने टेक ओवर कर लिया। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, आप हिल जाएंगे। मैं भी कल एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट के साथ था, जर्नलिस्ट मतलब न्यूज़ चैनल के बहुत टॉप एडिटर के साथ था। उन्होंने मुझसे बोला कि विवेक जी, हमने ऐसे ही हम करते रहते हैं कि भाई पिछले 100 दिन में मोदी जी के ऊपर कितनी हेडलाइन चली, राहुल गांधी पे कितनी चली, अखिलेश पे कितनी चली, एक एनालिसिस करते हैं। तो एक दिन मैंने कहा यार सब पे करते हैं, बॉलीवुड के भी तो 1-1 घंटे के प्रोग्राम्स होते हैं, उसके भी तो हेडलाइंस और वो प्राइम टाइम में भी आता है। जरा देखो बॉलीवुड में किस किस की खबरें छपती हैं, आती हैं हमारे यहाँ, हमारी चैनल में बहुत बड़ा ग्रुप है चैनल्स का। उन्होंने बताया कि 100 में से 98 दिन जो है करण जौहर की चर्चा हुई हेडलाइंस की, जबकि वो फिल्म एक्टर भी नहीं है, हीरो भी नहीं। उन्होंने क्या पार्टी की, कहानी की, क्या किया, कैसे किया। सेकंड नंबर पे कौन है, आप अंदाज लगाइए, आपसे पूछ रहा हूं, आपके हिसाब से कौन होगा जिसकी सबसे ज्यादा चली? सलमान? नहीं। शाहरुख? नहीं। डायरेक्टर? नहीं। है क्या कोई? नहीं। एक्टर? एक्टर मैंने कहने को, हाँ कहने को आप ही बता दो। मलाइका अरोरा और अर्जुन। अरे हाँ, और उनका कुत्ता, मलाइका का कुत्ता। उनका ब्रेकअप हो गया, उनका नहीं हुआ, जो भी है। और तीसरे नंबर पे कौन था? उन्होंने मुझे 3 ही बताया, चौथा नहीं बताया। वो जिसकी करण जौहर के साथ लड़ाई हुई थी ना, वो यंग एक्टर है। नहीं नहीं नहीं। तीसरे पे ये हो सकती है। आप सर पकड़ के बैठ जाओगे अभी। नहीं 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 नहीं। दीपिका? नहीं। अनुष्का? नहीं। चलो एक गेम करते हैं, लो आपके दर्शकों को भी मजा आएगा, वो भी सोच रहे होंगे। चलो आप भी जो देख रहे हैं आप भी सोचिए, लिखिए कागज में नाम, झूठ मत बोलना। बताइए तीसरे नंबर पे भारत में जो मेन एक न्यूज चैनल्स का बहुत सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, उनके यहां तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा किस की न्यूज चली बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों में? आप अंदाज लगाइए, एक्टर से जुड़े हुए लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जुड़े हुए लोगों की बात कर रहा हूं। मैंने ये नहीं बोला कि वो बॉलीवुड में क्या कर। चलिए अब टाइम बड़ा वेस्ट हो जाएगा। आप मुझे पता आप नहीं बता पाएंगे, मैं भी फेल हो गया था। वो है सैफ का बेटा तैमूर। अरे यार ये तो दिस वाज इजी। मेरे दिमाग में ही नहीं था वो तो। क्यों नहीं था आपके दिमाग में? क्योंकि कोई भी आदमी जिसको ईश्वर ने थोड़ी सी भी बुद्धि दी है, वो कहेगा बॉलीवुड की न्यूज में वो लोग आने चाहिए जो बॉलीवुड के एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं। अब आप देखिए करण जी फिल्म बनाते हैं, पर उनने तो पिछले कई सालों से कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की है, प्रोड्यूस जरूर की है। तो किसी और प्रोड्यूसर को आप क्यों नहीं देखते? सबसे ज्यादा तो टी सीरीज प्रोड्यूस करता है फिल्में, आप उनके प्रोड्यूसर को नहीं देखते। जी स्टूडियो सबसे ज्यादा फिल्में करता है, उसके बाद आप जानते भी नहीं होंगे उसमें प्रोड्यूसर कौन है। करेक्ट। यश चोपड़ा YRF सबसे ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस करता है, आपने कभी आदि को देखा नहीं होगा। बिल्कुल राइट। पर आप सबसे ज्यादा करण को देखते हैं। मलाइका अरोरा को क्यों देखते हैं आप? वो तो फिल्में भी नहीं करती। बच्चे को क्यों देखते हैं आप? तो उन्होंने मुझे बताया क्योंकि अच्छा न्यूज वाले भी लेजी हैं, वो थोड़ी कहीं जाते हैं, उनको तो पीआर जो भेजता है वैसा का वैसे ही छाप देते हैं, कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदलते। आप ये लिख दो आज की अगर मैं बोलूं कि अरियान को जो है नोबेल प्राइज मिलने वाला है, तो वो छाप देंगे कल। वर्ल्ड न्यूज की भी पता नहीं किसी ने न्यूज छपाई हो, मुझे पता नहीं। हाँ ऐसा ही हो। तो पीआर है मतलब सिस्टम, पीआर का सिस्टम पूरा है। जिसके पास पैसा, आप पीआर टेक ओवर कर लीजिए और आप 24 घंटे न्यूज में रहेंगे। ये पूरा खेल है। तो ये आप जो कह रहे हो कि इस तरीके से जो अमेरिकनाइजेशन हुआ है, तो फिर इनकी हिट क्यों हो रही हैं फिल्में? कौन सी फिल्म हिट है आपके हिसाब से? नहीं मतलब नहीं, नाम लिया जाए। चलिए पिछले 10 साल लोग में समझते नहीं हिट फ्लॉप क्या होता है। बहुत होती हैं जो ये बाहर जाके शूट करते हैं। ऐसी तो एक बार एक पूरा वो आया था जब चल ही रही थी, ये सारी हिट फिल्में हो रही थी। हाँ, एक वही मैं कह रहा हूँ ना, वो वक्त ऐसा था कि जैसे लव आजकल टाइप का। हाँ, वो बताता हूँ क्या कारण है उसका। कारण ये है कि पहले भारत में जो यंग लोग होते थे, देखिए फिल्म सबसे ज्यादा यंग लोग जाते हैं क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटर्स हैं। आधे से अधिक लोग इसलिए जाते हैं, गर्लफ्रेंड है, जगह नहीं है कहीं जाने की, तो वहां चले जाओ। तो आप सच्ची कह रहा हूं मैं आपसे, बहुत इसलिए जाते हैं क्योंकि जगह नहीं। बॉम्बे जैसी जगहों में, दिल्ली में बड़ी समस्या है। तो पहले पैसा नहीं होता था लड़के लड़कियों के पास 30-35 साल की उम्र तक ऐसे गए 300-300 रुपए का टिकट खरीदने का। पर सडनली IT रेवोल्यूशन के बाद
और ये कंटेंट क्रिएशन और ये सब आजकल आप देखिए 18 साल के लोग, 19 साल के बच्चे खूब कमा रहे हैं दबा के। तो उनका जो पूरा माइंड सेट है, खाओ पियो ऐश करो और यार हमें फालतू के टेंशन में मत पालो। हम लोग जो एंटरटेनमेंट दो। हाँ यार ये क्या कश्मीर हुआ ना, मर गए, अब क्या कर सकते हैं यार, हमें तो ऐश करने दो। हाँ जब फरीदाबाद या गुड़गांव तक प्रॉब्लम पहुंचेगा मुझे उठा देना, तब देखूंगा यार क्या करना है। ये भारत का एक माइंडसेट चल रहा है आज की तारीख में, यूथ का ये माइंडसेट है। आप उसको बता ही नहीं सकते क्या सही है क्या गलत है, isn't it? तो ये लोग जो थे कुछ भी लगता था चले जाते थे। और मार्केटिंग की एक ब्यूटी तो होती है, जब हाइप क्रिएट करती है तो आपको भी लगता है यार मैं भी एक बार देख तो आऊं चीज को जाके। और जब आप स्टार्स को लेते हो तो स्टार्स का, और इन स्टार्स ने अपना ग्लैमर वर्ल्ड इतना बड़ा क्रिएट कर लिया। पर ये जब कोविड आया तो ये सारे जो आईटी के ऐश कर रहे थे, कोई बेंगलोर में, पूना में, इधर उधर, सब बंद हो गया। तो लौट के अपने लोअर मिडिल क्लास माँ बाप के छोटे शहर के घर में उनको आना पड़ा। राइट, जहां पे एसी नहीं था, ऑफिस में तो एसी भी था, घर में भी था, यहाँ नहीं था। ये एक गली के अंदर कानपुर में कहीं पे जहां बाहर कपड़े सूख रहे हैं और लोग घूम रहे हैं, गाय और सूअर सब एक साथ घूम रहे हैं, वहां गर्मी के मार्च में हुआ था, अप्रैल मई के महीने में सबको एक साथ भर दिया गया। अब वो भाई बहन कई दिन से नहीं मिले, माँ बाप और बच्चे आते थे ऐसे दिवाली हो बेटा लड्डू खा लो, लेकिन अब तो रहना पड़ रहा है। और अच्छा कहीं जा भी नहीं सकते तो बातचीत भी एक दूसरे से करनी है। तो उसमें एक जो रियलिटी चेक हुआ, सबको अपनी औकात समझ में आई, सबको माँ बाप की, अपने शहर की, अपनी गली की, अपने खाने की, सब लिखते थे खाने की बातें, अपने कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस समझ में आई। जो कहते थे क्या हिंदू लगा रखा है, वो लोग भी मैंने देखा लिखने लगे। जो मुस्लिम लड़के यंग मॉडर्न टाइप के कहते थे अरे क्या आप लोग ये नमाज पढ़ते हो, उनको भी समझ में आया, वो भी नमाज पढ़ने। तो हर आदमी अपनी रूट्स में वापस आया। ये एक भारत क्रिएट हुआ। पर उसी वक्त जब ये चल रहा था तब एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, नाम नहीं लूंगा उनका, भी एक ट्वीट डिलीट हुआ, सिखों पे कुछ बोल दिया था। तो अब उनने कुछ ऐसा बोला कि ये चीज कहां मिलती है, कोई मेकअप की या पर्स की, कोई लाखों रुपए की चीज। तो लोगों ने इमीडिएटली रिएक्ट किया, जो ट्रोल्स भी नहीं थे। उनने कहा यार खाने के वांदे पड़े हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि नौकरी कल बचेगी कि नहीं बचेगी। हमारे पिताजी की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, वो बंद पड़ी है। किसी की साइकिल की दुकान, आप कितने धंधे हैं इंडिया में, पान की दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। मैं एक पान वाला भोपाल का है, उसको जानता हूँ, लच्छू पान वाला है बैरागढ़ में। उसके बच्चे IIT में पढ़ के निकल गए। मेरे घर में किंकर एक नौकर हुआ करता था, उसका बेटा बंबई में आता है हमारे यहाँ, वो आज लाखों 50-1 लाख रुपए साल के कमा रहा है, क्योंकि उसको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया। तो लोगों ने कहा यार यहां बुरा हालत हो रहा है, और तुम लोग, फिर इन लोगों ने गाना बजाना बंद नहीं किया इंस्टाग्राम पे। ये तो ऐसे डांस कर रहे थे घर में बैठ के जैसे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ है। और यहां लोग बेचारे अपने कूलर के पानी खत्म हो गया इसकी समस्याओं की बात कर रहे थे। फिर इनने मालदीव्स जाना चालू कर दिया। अरे कौन इंडिया में ये कोरोना के चक्कर में, चलो मालदीव्स। और वहां जाके बिकिनी में फोटो खिंचा के डालने लगे। तो लोगों ने कहा ये बिल्कुल ह्यूमन नहीं है क्या? हमें यह मच्छर खाए जा रहे हैं, गर्मी में पंखे चल रहे हैं, हम परेशान हैं, धूल घर में घुस रही है, मां कह रही है जाओ ले आओ, ये करो, साला आदत छूट गई है। तो इनको जरा भी ह्यूमैनिटी, कंपैशन नहीं है। बातें तो बहुत करते हैं कंपैशन और एम्पैथी की। तो जो असली चरित्र था वो बाहर आ गया। हाँ, और उसी वक्त सुशांत का केस हो गया। फिर कंगना ने भी 4 बातें उसमें बोल दी। जब ये एक माहौल बन गया, फिर पॉलिटिशियंस घुसाए उसके अंदर, उनने और आग लगा दी माहौल में कि देखो तो आउटसाइडर हो तुम लोग। तो सारे इंडिया के लोगों को लगने लगा हम आउटसाइडर हैं, क्योंकि उनने आइडेंटिफाई कर लिया उसके साथ। यहां से बॉलीवुड एक्सपोज हुआ। एक और लास्ट में बॉलीवुड के बारे में, इसके बाद बॉलीवुड की बात नहीं करूंगा। एक और लास्ट की बॉलीवुड, जो सब बॉलीवुड बोलते हैं, बॉलीवुड बनाता क्या है? बॉलीवुड वो घिसी पिटी कुछ लव स्टोरीज बनाता है, या भांगड़ा फिल्म बनाता है, या कुछ स्टारों को जोड़ तोड़ करके प्रोजेक्ट बना देता है, बेच बाच के निकल जाता है। यह है 30-20% बॉलीवुड। 70% बॉलीवुड जो है वो साउथ इंडिया की हिट फिल्मों के रीमेक बनाता है। इसलिए बॉलीवुड में राइटर्स नहीं है। समझ में आया आपको? राइटर्स, सॉन्ग राइटर्स कोई नहीं है ही नहीं। पंजाबी रैप आर्टिस्ट ने टेक ओवर कर लिया। हाँ, बहुत बड़ा जो सॉन्ग्स है, वही मैं कह रहा था ना कि 20 में से देखो तो 10 तो वही डांस के नाम पे भांगड़ा बचा है। ये है। अच्छा, PR के ऊपर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, क्योंकि जब आपने देखा होगा ये NTCA का मूवमेंट चल रहा था जी, तो बहुत सारे लोग कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक तरीके की ट्वीट्स और वो सब कर रहे थे। जब जामिया का अटैक हुआ था
जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, नए स्टार्स हैं, तो ये काम कैसे करता है? ये सबकी एक ही पीआर एजेंसी होती है, सबको एक ही मैसेज जाता है, चाहे प्ले कार्ड वाला है चाहे ट्वीट वाला है, क्या है ये सिस्टम? नहीं, देखिए उसका ऐसा होता है कि जो जिन लोगों ने बहुत पुराने होते हैं, सीजन्ड जो लोग होते हैं ना, वो सब एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं और उनको ये समझ में आता है व्हाट इज द बेस्ट वे आउट। जो सीजन्ड लोग होते हैं, जैसे गाड़ी में आपने नई गाड़ी खरीदी मारुति और आप चले लेके उसको और आगे ट्रैफिक जैम हो गया, आप हॉर्न बजाने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, नीचे भी उतर जाएंगे, आगे देख के भी आएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और एक सीजन बुढ़ा ऑटो रिक्शा वाला होगा, वो चुपचाप बैठ के अपना तम्बाकू घिसने लगेगा, फोन उसको कहता है कुछ करके हम कर ही नहीं सकते, जिस चीज पे कंट्रोल ही नहीं उसमें हम काहे को सर पच्ची करें, इजंट इट? तो हम जो राइट विंग है वो उसने नई गाड़ी खरीदी है तो वो जल्दबाजी में है सब कुछ, पर उसके पास टेक्निक नहीं है कि नैरेटिव कैसे बिल्डअप किया जाता है, कैसे इकोसिस्टम बना, उसको पता नहीं है। तो वो अभी कई साल एक्सपेरिमेंट करेगा तब समझेगा। इनका क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट सब कर चुके हैं, 150 साल से कर रहे हैं, इनको सब पता है। तो ये लेफ्ट में एक सिस्टम है बना बनाया। आप मुझे एक बात बताइए, आज ट्विटर की बात करता हूं, ट्विटर में जो लोगों के बीच में लड़ाइयां होती हैं वो सिर्फ राइट विंग वालों के बीच में होती हैं। जो असली लेफ्टिस्ट हैं, ऐसे झूठ मूठ के लेफ्टिस्ट नहीं, जो असली कमिटेड लेफ्टिस्ट लोग हैं, आप कभी नहीं देखेंगे पब्लिकली कभी एक दूसरे की बुराई करें या लड़ें। दूसरा, वो हर समय इस कोशिश में रहते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं, कि कौन से नए लोगों को अब स्टार बनाया जाए। उनको समझ में आ जाता है हमारी बात अब बार बार, बात तो एक ही करते हैं, ऑपरेशन और कुछ नहीं करते हैं, बात एक ही करते हैं। पर अब मैं बोर हो गया हूं जी, चेहरे नए। हाँ, अब मैं भाई किशोर कुमार के गाने सुन के बोर हो गया हूं, तो सोनू निगम लीजिए। अब मैं सोनू निगम से बोर हो, अरिजीत लीजिए। अरिजीत से बोर हो गया, अच्छा मीका को ट्राई कर लीजिए। बुफे है ना, बुफे वो उनके पास है। हाँ। तो ये खत्म हो गया, अच्छा चलो बरखा हरखा को अभी कोई नहीं सुन रहा है तो गुरमेहर को खड़ा कर दो, अब वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बुला रहे हैं उसे। अच्छा उससे भी लोग बोर हो गए, स्वरा को खड़ा कर दो। अच्छा स्वरा से बोर हो गए, ऋचा को खड़ा कर दो। ऋचा से बोर हो गए, तीसरे को खड़ा कर दो। और ये बिल्ड करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, जो हम लोग को, मैं कितने साल से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई सुनता, मैंने कई लोगों को मेंटोर किया है। बिना प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हुए आप ना तो इकोसिस्टम बना सकते हैं और ना आप नैरेटिव चेंज कर सकते हैं। हमारे क्या है, सब लोग इजी वे, ट्वीट करो, इसको गाली दो, उसको गाली दो, और कोई इकोसिस्टम चेंज नहीं हो रहा। आपने क्या प्रोडक्ट क्रिएट किया है? कितनी किताबें लिखी हैं, कितने रिसर्च पेपर किए हैं, कितने थिंक टैंक्स बनाए हैं? आपको तो आता ही नहीं नैरेटिव बिल्ड करना, आप तो गाली देते हो बस। इसको गाली दिन रात, उसको ये बोल दो, वो बोल दो। अरे आपको अगर इस्लामिक टेररिज्म का नैरेटिव तोड़ना है तो आप उनको गाली देके तोड़ ही नहीं सकते। आप एक ही चीज से तोड़ सकते हैं, अपनी तारीफ करके, अपना ट्रम्पेट बजा के। इसीलिए अगर वो आपसे ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो आप उनसे वसुदैव कुटुंबकम की बात करिए, जो मोदी जी करते हैं। पर मुझे बड़ा आश्चर्य, उनके फॉलोअर्स नहीं करते हैं। उनके फॉलोअर्स तो हर समय कुटुंब को तोड़ने की बातें करते हैं। तोड़ दो, बॉयकॉट कर दो, मार दो। इसलिए आप देखिए उनका इतना इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि आज तुमको, अगर अब समझो, एक बात बताइए, आपके जैसे कितने पॉडकास्टर्स पिछले 7 साल में, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, और ये मैं बहुत, मेरी बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, मैं जानता हूं बहुत राइट विंग वाले मुझे इसको लेकर ट्रोल करेंगे, पर मैं कभी ना कभी तो रियलिटी चेक करेंगे, किसी ना किसी दिन तो मेरी बात कानों में गूंजेगी। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, पिछले 7 साल में जब आपकी सरकार है, हर जगह आपका पास पावर है, कितने हमने आइकॉन्स खड़े किए सक्सेसफुल, और कितने जो सक्सेसफुल ऑलरेडी थे उनको टांगे खींच के नीचे लाए। इसका एक हिसाब किताब बनाइए। और पिछले 7 साल में आप देखिए जो ऑपोजिंग कैंप है उनके यहां कितने स्टार्स बने, लिस्ट मिल जाएगी आपको। तो ये तो आप जैसे सक्सेसफुल लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नए स्टार्स बनाना। मैं तो कितने बनाता हूं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितने आप। लेकिन आप जैसे नहीं है ना सब लोग। पर मैं भी तो गरीब हूं भाई। मेरे पास, मैं तो दर पैसे का मोहताज हूं। मैं तो अभी अगर फिल्म नहीं चली, क्योंकि राइट विंग वाले फिल्म देखते नहीं है, वो सिर्फ ट्विटर पे बात करते हैं, बॉयकॉट करते हैं। अब वो बॉयकॉट करते हैं, वो जाके नहीं देखते थिएटर में। राइट, लेफ्टिस्ट लोग क्या करते हैं, एक घटिया सी भी फिल्म आ जाएगी, सब जा जाकर टिकट खरीदेंगे और उस फिल्म को शुरू में सक्सेसफुल, फिर मीडिया में लिखेंगे उसके बारे में। अभी तक देखिए,
एक तापसी पन्नू की फिल्म थी जिसे मैं एग्री नहीं करता, पर अभी तक उसको ऐसे बताते हैं जैसे इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ द वर्ल्ड। थप्पड़। लेकिन आप किसी भी आम आदमी से जाके पूछ लीजिए कि भाई कैसी थी, वो आपको उल्टी राय दे देगा। पर दे क्रिएट नैरेटिव। और हमारे यहाँ क्या होता है, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम जिसने इस देश के पॉलिटिकल नैरेटिव को चेंज कर दिया। प्राइम मिनिस्टर तक को बोलना पड़ा पार्लियामेंट में, राज्यसभा में अर्बन नक्सल्स के बारे में कुछ दिन पहले। वो टर्म पूरा मेन स्ट्रीम हो गया। गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भरा है ये मॉइस्ट के लिए, उसमें मॉइस्ट वर्ड नहीं, उन्होंने अर्बन नक्सल वर्ड यूज किया सुप्रीम। ये इंटरनेशनल जार्गन बनी। मैंने इतना सब किया, लेकिन आप बताइए कितने लोगों ने बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम देखी जाके? राइट विंग वाले सब कितने लोगों ने जाके देखी ताशकंद फाइल्स? बाद में देखी जब चल गई बहुत, तो शुरू में इनिशियल तो नहीं लगा था उसका। ये एक समस्या है। इसलिए मैं कहता हूं प्रोडक्ट्स क्रिएट करो, कोई एक परमानेंट ब्लॉक बनाओ, ऐसी चीज मत बनाओ जो जीरो कैपिटल पे खड़ी है। बिल्ड इट। मैं आपके आया, आपने इन्वेस्ट किया, एक प्रोफेशनल चीज बनाई है, ये चीज आगे जाएगी। चलो अब डिजिटल चल रहा है, वर्चुअल, चलो क्या घर बैठे हैं, नीचे बॉक्सर्स पहनो, ऊपर टी शर्ट पहनो, 2-3 दोस्तों को बुलाओ और आपने चैनल चालू कर दी यूट्यूब में। वो चैनल तब तक हैं जब तक आपका नैरेटिव पावर में है। जिस दिन वो खत्म होगा लोग आप में इंटरेस्ट छोड़ देंगे। इसलिए ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाइए। आपने क्यों नहीं एक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जैसा खड़ा कर दिया? कहां है? एक है, 7 साल में नहीं बना पाए हम लोग। उनने 25 प्रॉपर्टी खड़ी कर दी है। हमने स्वराज और ऑप इंडिया, ठीक है, यहां पे रुक जाते हैं, फुल स्टॉप लग जाता है। और उसी राज में देखिए वायर, क्विंट, ऑल्ट न्यूज, ऐसे 25 हैं जो कि इंटरनेशनली जाने जाते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कोई जानता नहीं था 2007 मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है एक्चुअली, लड़का ठीक है, बातें बहुत बेवकूफी की करता है। कौन? कुणाल कमरा। कोई जानता नहीं था एक्चुअली उसको, तो स्टैंड अप कॉमेडियंस भी एक्नॉलेज नहीं करते थे। कितने स्टैंड अप कॉमेडियंस उनने खड़े कर दिए और उनको मार्टर भी बना दिया है, जेल में डाल डाल के हम लोगों ने। राइट, हमारे यहां क्यों नहीं एक भी आया? कितने सिंगर्स, पोएट्स, ये वो करते हैं, क्रिएटिव लोगों को पकड़ पकड़ के मेंटोर करके आगे खड़ा करते हैं और जेलस फील नहीं करते। हमारे यहां भी आपका ज्यादा चलने लगेगा पॉडकास्ट, तो आपको कोई कहेगा आप ये हैं वो हैं, फिर आप चालू हो जाएगी पूरी पॉलिटिक्स। पर ये गलत नहीं, इसलिए क्योंकि हमने अभी नई नई गाड़ी खरीदी है। हमको पता नहीं कि फर्स्ट गियर के बाद सेकंड लगाते हैं, हम फर्स्ट से कई बार फोर्थ में भी डाल देते हैं, कई बार रिवर्स करते करते पेड़ में भी ठोंक देते हैं। हमको भी पूरी तरह से उस गाड़ी का आइडिया नहीं हुआ है। थोड़ा वक्त जाएगा तो हम भी उनके जैसे बन जाएंगे। तो टाइम की दिक्कत है, ये टाइम की दिक्कत है। और एक लीडरशिप की भी है, हाउ टू मेंटोर यंगर पीपल, उसकी भी एक प्रॉब्लम है। तो अभी आपको जाना है क्या? कितना? 1:44। हाँ, मेरे ख्याल से अगले 4-5 मिनट में, तो मेरे ख्याल से 5 मिनट और कर सकते हैं। तो आपने इतने एक्टर्स के साथ काम किया, और एक मैं इस पे भी बात करना चाहता था कि आपने क्रिएटिव लोगों की बात की। क्या ये मेरा मिसकंसेप्शन है कि जो क्रिएटिव लोग हैं वो लीन करते हैं थोड़े लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ? अब मुझे नहीं पता वो इकोसिस्टम की वजह से है या कुछ और है, क्योंकि राइट विंग में क्रिएटिव लोग तो बहुत हैं, बट दे आर मोस्टली इंजीनियर्स होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई कुछ होगा, वो अलग प्रोफेशंस में है। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से आए हैं, उस तरीके से उठे हैं, और वो थोड़े एलिट सोसाइटी से भी होते हैं। जो भाई बॉलीवुड में है, किसी का कोई बाबू का कोई लड़का है, लड़की है, वो उस तरीके की लाइन में चले गए, और उनको आपने बताया कि किस तरीके से प्रमोट करती है। तो क्या ये इकोसिस्टम की है, या क्रिएटिव लोग यूजुअली थोड़ा सा, या तो उनका पॉलिटिक्स में थोड़ा सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होता है, इसलिए थोड़ा लेफ्ट के लिए इजी होता है, वो जो कहते हैं ना कि पॉलिटिकली करेक्ट, कि हाँ यार ये अच्छी बात कर रहे हैं कि सबको जस्टिस मिलना चाहिए, वो मतलब सरफेस पे कोई बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डीप नहीं है। नहीं, देखिए क्या है कि क्रिएटिविटी है क्या, पहले ये समझा जाए क्या चीज़ है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी है कि कोई आप ऐसा तो नहीं कि पत्थर भगवान ने बनाए थे तो आपको एक नई चीज क्रिएट कर दे। जो इस दुनिया में है उसमें जो कुछ भी रंग है, जो भी उसमें धातुएं हैं, जो चीजें हैं आपके सामने, उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं, वो नजरिया जो है वो आम नजरिए से अलग है कि नहीं। क्रिएटिविटी सोसाइटी को एक स्टेप आगे ले जाने की, क्रिएट मतलब नया क्रिएशन। अगर क्रिएशन नहीं है तो रेपिटेशन है, isn't it? इसीलिए आप सलमान खान की फिल्मों को क्रिएटिव नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ फिल्मों को बोलते हैं जो अच्छी होती हैं क्रिएटिव फिल्में। तो मतलब एक नया डायमेंशन देखना। तो जब
सब लोग बोल रहे हैं, समझिए सब लोग ये बोल रहे हैं समोसा दुनिया में सबसे अच्छा है खाने में, समोसे से अच्छा कुछ नहीं है। तो वो क्रिएटिव आदमी कैसे बोल सकता है भाई, वो तो नया डायमेंशन ढूंढ रहा है। वो भी अगर बोलेगा समोसा सबसे अच्छा है तो वो ये नहीं बोलेगा। या तो वो ये बोलेगा कि समोसा खाने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ये मेरी डिस्कवरी है, या वो ये बोलेगा कि समोसा नहीं, कोई एक नई चीज है, आप पिज्जा ट्राई करिए, आप ये करिए वो करिए, आपको नई चीज दिखाएगा। क्रिएटिव आदमी अगर पुराने भगवानों को मानने लगा तो क्रिएटिव है ही नहीं। क्रिएटिव आदमी का एक ही मकसद और एक ही धर्म होता है, प्योर क्रिएटिव की, झूठे क्रिएटिव होगी नहीं कर रहा हूं, टू डिस्ट्रॉय ओल्ड गॉड्स एंड टू क्रिएट न्यू गॉड्स। करेक्ट। अब गॉड वर्ड बोला है तो कई आपके सुनने वाले एकदम से सोचेंगे कहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हर यंग बच्चा जो होता है वो दिमाग में नए गॉड्स क्रिएट करता है, अनलेस वो अपने माँ बाप की विचारधारा के इतने अधीन हो, अपने किसी चीज में थोड़ा रिबेलियन टाइप का रहता है। कौन नहीं होता रिबेलियन यूथ में? हाँ। तो अच्छा, और 50 साल की उम्र में थोड़ी कोई कहता अब मैं क्रिएटिव हूं, अब मैं जाकर रिबेल करूंगा। नहीं, वो रिबेलियन कॉलेज में खत्म हो जाता है, जब नौकरी लगी रिबेलियन खत्म, राइट। फिर वो कहता है यार राइट विंग हूं कि लेफ्ट विंग हूं। यंग बच्चा नहीं सोचता मैं लेफ्ट हूं कि राइट हूं, उसको तो बदलाव चाहिए, उसको कोई नया चीज देखना है। जो माँ बाप के घर में खाता था वही उसको खराब लगती है, वो वापस वहीं पहुंचेगा ये अलग बात है, पर उस वक्त खराब लगती है। तो जो ये मंजे हुए लोग हैं वो कहते हैं इसका जो ब्रेन है अभी ओपन कैनवस है, लगाओ इसमें अपना लाल रंग, और वो इतनी अट्रैक्टिव उनकी आइडियोलॉजी है। भैया आप अभी निकलिए बाहर से, आपको सड़क पे आप देखते जाइए, आपको सिर्फ इंसानियत का विनाश मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ये जो सटे सटे घरों में लोग रह रहे हैं, आदमी को जगह नहीं खड़े होने की, एक दूसरे की पसीने की बदबू में मेट्रो में चल रही है क्या बताइए आप हमें? ईश्वर ने तो, ये तो दंड है ना, तो खून नहीं खोलता ही देख के लोगों का। करेक्ट। तो मैं क्या कहता हूं, मेरा जो सोचने का तरीका, मैं आज भी एंटी स्टैब्लिशमेंट, मुझसे ज्यादा एंटी स्टैब्लिशमेंट आपको मिलेंगे नहीं दुनिया में लोग। आप अगर मेरे सारे ट्वीट्स पढ़ें तो हमेशा एंटी स्टैब्लिशमेंट ही होते हैं। और कई बार मैं थोड़ा सच बोल देता हूं तो मुझे राइट विंग वाले एक रात में 10-12 हजार लोग अनफॉलो कर देते हैं गाली देके, राइट। पर वो राइट विंग के हैं नहीं, वो झूठ मूठ के, अभी मोदी जी हैं वो कल को वहां चले, उनको अक्ल ही नहीं है वो क्या करते हैं। जो असली लोग हैं, देखिए एस्टैब्लिशमेंट वो होता है जो नैरेटिव कंट्रोल करता है, वो है एस्टैब्लिशमेंट। समझिए एक प्रधानमंत्री है कोई, लेकिन उसका जो नीचे का प्यादा है वो सारा नैरेटिव कंट्रोल करता है, तो वो एस्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि उसके डिक्टेट से सब चलता है। करेक्ट। भारत में एस्टैब्लिशमेंट कौन है? भारत में आपको लगता है कि ये सरकार है आपकी एस्टैब्लिशमेंट? अगर ये सरकार एस्टैब्लिशमेंट है तो पब्लिशिंग हाउसेज इनकी आइडियोलॉजी की किताबें क्यों नहीं छापते हैं? इनकी आइडियोलॉजी की फिल्में क्यों नहीं बनती? विवेक अग्निहोत्री या आपके यहां आके इस तरह से क्यों कर रहे हैं? किसी और डायरेक्टर का करना होता है तो आपको एयर टिकट भेजा जाएगा, बंबई में 5 स्टार होटल में रोकाया जाएगा, आपके लिए इक्विपमेंट किया जाएगा। मोटे लोग हैं सर। मैं भी छोटा मोटा इसलिए नहीं मैं भेजता, देखिए वो मैं भेजता, अगर मैं लेफ्ट में होता तो आज मैं आपको टिकट भेज के बुलाता। बिल्कुल। पर मैं एक अपनी टैक्सी लेके आपके पास आया हूं क्योंकि मैं भी उसी चीज का भुगता हुआ हूं। तो एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड में कौन है? एस्टैब्लिशमेंट बॉलीवुड में आज की तारीख में धर्मा प्रोडक्शन और YRF है, फॉक्स स्टूडियो है, नेटफ्लिक्स है। उनके खिलाफ आवाज मैं उठाता हूं तो क्या मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं हूं? और वो लोग जो कहते हैं कि हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं बॉलीवुड में, वो उनकी चमचागिरी करते हैं, उनके पांव धो के उनको आराधना करते हैं। हाँ, मेन तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो तब होगे जब आप उस पावर के खिलाफ बोलो जो आपको डायरेक्टली इफेक्ट करती है। मोदी को बोलते रहो, कुछ इफेक्ट थोड़ी होगा आपका। पर मोदी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है भाई, वो गवर्नमेंट में वही है। मैं कह रहा हूं, उनके लिए नहीं है, वो किसी के लिए भी नहीं है अगर देखा जाए तो, इसलिए वो गाली दे पाते हैं ना। हाँ। अगर वो असली एस्टेब्लिशमेंट को गाली देते ही नहीं है वो, नहीं तो देंगे तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। आप मुझे बताइए कि जो सब सरकारें आई, मोदी जी इतने दबंग और बहुत टास्क मास्टर हैं, तो मुझे बताइए कि स्वच्छता अभियान सब हम करते हैं, सब दुनिया भर का करते हैं, तो कानपुर में क्या हो जाता है? वहां क्यों नहीं होता? वहां तो वहीं पान, जहां मैं जब छोटा था जिसने वहां पान फेंका था, आज जाओ वहीं मिल जाएगा। तो इसलिए क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट सरकार नहीं है। ट्रैफिक क्यों नहीं इंडिया का ठीक हो गया? क्योंकि सरकार उसे कर ही नहीं सकती।
जुडिशरी, सारी दुनिया जानती है जुडिशरी बहुत स्लो है, मरी हुई है ये, और मैं ये मानता हूं चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, हर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स चाहते हैं कि जुडिशरी ठीक हो जाए। तो क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। और जो एस्टेब्लिशमेंट सरकार चला सकती है वो चला रही है, और बहुत एफिशिएंटली भी चलाती है। इसरो को देखिए आप, अभी आईसीएमआर ने कैसे 9 महीने के अंदर वैक्सीन तैयार करके 100 करोड़ लोग को लगा दी, क्योंकि वो लेफ्टिस्टों के अंडर नहीं था। करेक्ट? वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो तब पता, जो जीतता है उसमें एस्टेब्लिशमेंट पता चलती है। अभी प्रोटेस्ट हुए एनटीसीए के, 2 साल हो गए, रूल भी नहीं बना पाए हैं, तो कौन जीता? अरे फार्मर प्रोटेस्ट में कौन जीता? मैं भी अमेरिका गया था, सब कहते थे ऐसा क्यों किया क्यों किया। मैंने कोई ऑप्शन नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट वो है, आप नहीं है। और अभी कनाडा में देखो क्या हो रहा है, उल्टा। हाँ, तो एस्टेब्लिशमेंट वो है। और अगर एस्टेब्लिशमेंट इनको बनना है तो सबसे पहले तो उनको कहना कर पड़ेगा, मुझे माफ करिए मैंने एक दिन बहुत गलती से एक लाइन बोल दी थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब मैं, वो गलती हो गई थी, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। जिसको खाना है खाओ, मैं नहीं खाता हूं, आप जिसको खाना है खाओ। तुम्हें खाना मिल नहीं रहा, मुझे बताओ, मैं खिला देता हूं। 2 मिनट में एस्टेब्लिशमेंट बन जाएंगे ये, और ये सब लोग उनकी बुराइयां करना बंद कर देंगे और अटैक करना बंद कर देंगे। वही आपके फार्मर बिल पास हो जाएंगे, वही आपका सीए पास हो जाएगा। तो कृपा वहीं अटकी हुई है। कृपा वहां अटकी हुई है। यही बॉलीवुड का खेल है। अभी मैं अगर बोल दूं अरे यार गहराइयां बहुत अच्छी फिल्म है, मैं अगली फिल्म किसी भी सब्जेक्ट पे बनाऊं, फाइनेंस हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। पर मैं नहीं बोलता ऐसा, मैं उल्टा बोलता हूं। अब आपका पॉडकास्ट सुनने के बाद तो पता नहीं, शायद दिल्ली माइग्रेट करना पड़ेगा। आओ आओ, यहाँ पे बहुत अच्छा है, बड़े बड़े घर, खुली हवा। इतनी तो मुझमें प्रतिभा है कि कुछ खा पी लूंगा, कुछ नहीं होगा तो। अरे सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो हो गया लगभग, बस एक आखिरी 1 मिनट में आप जवाब दे सकते हो उसका। इतने सारे लोगों के साथ काम किया, इतने यंग एक्टर्स आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि 3-4 जो लोग हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा काम करेंगे जागे, एक्टर्स? देखिए मैं कई सारे बड़े यंग एक्टरों से बड़ा प्रभावित हूँ। रॉकेट बॉयज में एक लड़का जो विक्रम साराभाई का रोल कर रहा है, उसने बहुत अच्छा एक्टर है वो। उसने एक और जगह भी मैंने उसे देखा था उसका काम। श्वेता जिसने मेरी फिल्म की थी ताशकंद फाइल्स, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। दर्शन कुमार मेरी फिल्म में बहुत अच्छा एक्टर है वो भी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक लड़का, एक सीरीज आई थी हॉटस्टार में 84 के दंगों के ऊपर, नाम भूल गया, बिहार का लड़का है, बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा था। ये सब प्रतिभाएं अब धीरे धीरे आ रही हैं निकल के। एक गुलशन देवैया, हालांकि मुझे बहुत ट्रोल करता है, पता नहीं क्यों करता है। कौन? गुलशन देवैया, हेट स्टोरी में जिसको मैंने रोल दिया था, उसका जिंदगी का शायद वही सबसे ज्यादा कमर्शियल फिल्म है। अभी सुनेगा तो बुरा भी मान जाएगा इस बात को। हर आदमी उससे निकलना चाहता है, मुझे बहुत ट्रोल भी करता है, पर मेरे लिए उसके दिल में बहुत प्यार है और वो बड़ा प्रतिभाशाली एक्टर है। कुछ और बड़े प्रतिभाशाली एक्टर थे, पर वो ये छोटी मोटी ये लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स में पढ़ के उनने भी अपने करियर्स, हाँ कई हैं जिन्हें बर्बाद कर दिए, उसमें पड़ गए वो लोग। उनको लगा ये सब बातें करके शायद वो धर्मा में काम मिल जाए या कहीं और काम मिल जाए, पर ऐसा होता नहीं है। जब इनको काम देना होता है तो काम इसलिए नहीं देते हैं कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, काम तब देते हैं जब उनका आपसे काम निकल सके। तो जब तक आपकी वैल्यू इतनी नहीं, आपका काम निकल सके। और इन्होंने अपनी वैल्यू घटा ली ऐसे काम कर करके। प्रतिभा बहुत है, पर अनफॉर्चुनेटली वो प्रतिभा जो है वहाँ बम्बई में नहीं है, वो प्रतिभा हिंदी हार्टलैंड में है। जो अच्छे राइटर्स हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, वो यहाँ है, बेचारे जा नहीं पाते हैं, छोटे घरों से हैं बम्बई। तो आप फिल्म सिटी शिफ्ट कर दीजिए, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, कहीं नोएडा में आ रही है ना अभी, होगी 20 साल से सुन रहा हूँ, आ रही है, अब देखते हैं जब आएगी तब देखते हैं। तो उसका लगता है आपको प्रभाव होता है, उसका पड़ता है? आप शिफ्ट कर दीजिए बस यहाँ पे नॉर्थ में, और आप देख लीजिए कि ये हॉलीवुड की टक्कर की इंडस्ट्री बन जाएगी। भाई यहां का लड़का यहीं की तो कहानियां सुनाएगा, लेकिन जब वो बंबई जाएगा तो वो कहानी सुनाएगा जो वो सुनना चाहते हैं। चलो, थैंक यू सर फॉर कमिंग। अभी आपको जाना भी है तो लास्ट का बाय कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू अरियान, बहुत मजा आया मेरे को बात करने में। मुझे भी आया, मैं इतनी 1.5 घंटे बोलता नहीं, मेरा गला भी बैठा हुआ है। थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग गुड वर्क। थैंक यू सर, बाय बाय। बाय।